हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें हम देखने वाले हैं जिन भी स्टूडेंट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी सोल में एडमिशन लिया है उनका सेमेस्टर 1 का एग्जाम्स चल रहे हैं। कल उनका एग्जाम है एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट का। तो मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के साथ एक वन शॉट रिवीजन वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 4 के सभी कंसेप्ट, सभी यूनिट्स को हम देखेंगे आज की इस सिंगल वीडियो में। सारे कंसेप्ट डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं आप लोगों को, और सभी को बहुत ही सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी इससे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट्स के लिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ सभी ग्रुप्स में शेयर कर दें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। इसमें हमारे पास पहले है कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब जो एनवायरनमेंट है हमारा वो किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना है। सबसे पहले आती है हमारे पास लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या होती है? तो इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट विच रिप्रेजेंट द लैंड मास ऑफ प्लेनेट। ये आउटर मोस्ट लेयर है जो कि पूरे प्लेनेट के लैंड मास को रिप्रेजेंट करती है। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? रॉक, सॉइल, सेडिमेंट एंड मिनरल्स। Various geological structure or landforms like high mountain, plateau, deep valleys and seabeds make the surface of lithosphere uneven। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है अर्थ का, अर्थ के लैंड का, उसे हम कहते हैं लिथोस्फेयर। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पॉइंट इन लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर में सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। यहाँ पर क्या क्या होता है? वेरियस जियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, जैसे कि वेदरिंग, इरोजन, वोल्केनिक इरप्शन एंड बायोजियोकेमिकल साइकिल टेक प्लेस इन लिथोस्फेयर। ये होता है हमारा लिथोस्फेयर। फिर सेकंड नंबर पे आती है हमारे पास हाइड्रोस्फीयर। ये क्या करती है? रिप्रेजेंट वाटर मासेस ऑन द प्लेनेट प्रेजेंट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म। जितना भी वाटर प्रेजेंट है हमारे प्लेनेट पर, चाहे सॉलिड फॉर्म में, चाहे लिक्विड फॉर्म में, चाहे गैसेस फॉर्म में, उसे रिप्रेजेंट करती है हाइड्रोस्फीयर। इट कवर ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ टोटल सरफेस ऑफ अर्थ। टोटल अर्थ के सरफेस का 3/4 पार्ट हमारा हाइड्रोस्फीयर है। ओशियन एंड सी रिप्रेजेंट मैराइन इकोसिस्टम विच कंटेन 97% ऑफ टोटल वाटर कंटेंट। ओशियन और सी मैराइन इकोसिस्टम में आते हैं, जो कि 97% है टोटल वाटर का। द रिमेनिंग 3% वाटर जो हैगा हमारा वो हैगा फ्रेश वाटर इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर, रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का आता है हमारा थर्ड, एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर इज थिन शीट ऑफ गैसेस मिक्सचर विच एनवेलप द प्लेनेट अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। मतलब गैसेस के सभी गैसें मिलकर अर्थ के ऊपर एक एनवेलप की फॉर्म में बना लेती हैं, कवर कर लेती हैं अर्थ को गैसेस की फॉर्म में, तो वो हमारा एटमॉस्फेयर कहलाता है। द कंटेंट ऑफ वाटर वेपर, द डेंसिटी ऑफ एयर मासेस एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज रेपिडली विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। कौन कौन सी गैसेस होती हैं एटमॉस्फेयर में? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और कई सारी अदर गैसेस। द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद एल्टीट्यूड इज कॉल्ड लैप्स रेट। जब टेम्परेचर चेंज होता है एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग तो उसे हम लैप्स रेट कहते हैं। बाकी इसमें आपको और कुछ कम करनी है। अब देखिए, एटमॉस्फेयर जो हमारा एक कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का, उसके भी कुछ सब कंपोनेंट्स हैं। पहला सब कंपोनेंट आता है ट्रोपोस्फेयर। तो ये कौन सा होता है? जो कि 16 किलोमीटर से 8 किलोमीटर, मतलब 8 से 16 किलोमीटर की रेंज में होता है। द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ एयर मास इज फाउंड इन दिस रीजन। मतलब सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है वो ये हमारा ट्रोपोस्फेयर में आता है। ठीक है, यहाँ पर अपर लेयर जो होती है इसे ट्रोपोपोज कहते हैं। टेम्परेचर डिक्रीज, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। जो सबसे नीचे वाली लेयर में टेम्परेचर होता है वो होता है 15 डिग्री सेल्सियस ट्रोपोस्फेयर में, और सबसे ऊपर जो जहाँ पर खत्म होने वाला होता है ट्रोपोस्फेयर, वहां टेम्परेचर पहुंच जाता है -56 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, सेकंड सब कंपोनेंट है स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्टार्ट राइजिंग टेम्परेचर इसमें राइज होना इंक्रीज होता है ट्रोपोपोज से। कितना पहुंच जाता है? -56 से -2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। ये ओजोन लेयरिंग होती है इसमें स्ट्रेटोस्फेयर में, जो कि सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्व करती है और टेम्परेचर को इंक्रीज करती है। ओजोन लेयर इन दिस रीजन एब्जॉर्व हार्मफुल यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्व करती है, यूबीवी को, इन सभी को एब्जॉर्व करके अर्थ के ऊपर लाइफ को पॉसिबल बनाती है। हाउएवर द ओजोन लेयर इज डिप्लीटिंग, बट अब कुछ टाइम से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। किस वजह से? कई सारी गैसेज जैसे कि CFCs और इन सारी गैसों की वजह से ओजोन लेयर डिक्रीज होती जा रही है। ओजोन होल इज द प्लेस इन द अपर स्ट्रेटोस्फेयर। ये कहाँ पर रहेगा? सबसे ऊपर वाले पार्ट में स्ट्रेटोस्फेयर के एक होल होता जा रहा है, उसे हम ओजोन लेयर होल कहते हैं। नेक्स्ट सब पार्ट है मेसोस्फेयर। तो मेसोस्फेयर क्या होता है? टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग। अब जैसे ही स्ट्रेटोस्फेयर से मेसोस्फेयर में जाते हैं कोई, वैसे ही वहां पर भी टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। और टेम्परेचर देखिए स्ट्रेटोस्फेयर में तो -2 डिग्री पहुंच गया था,
लेकिन फिर से मेसोस्फेयर में कहाँ पहुंच जाता है, माइनस के 96 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है अपर बाउंड्री में मेसोस्फेयर के। द डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है लेयर की, कई सारे केमिकल पाए जाते हैं O2NO विच डू नॉट एब्जॉर्व सोलर रेडिएशन, जो कि सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्व नहीं कर पाते। इसकी वजह से वहां का टेम्परेचर कम हो जाता है। फिर आता है हमारा थर्मोस्फियर। ये कौन सा होता है, आयोनिक ऑक्सीजन एटम एंड अदर आयंस इन दिस लेयर एब्जॉर्व शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन विच इंक्रीज द टेम्परेचर। देखिए अब जो सबसे ऊपर वाली हमारी थर्मोस्फेयर लेयर होती है, इसमें टेम्परेचर अभी मेसोस्फेयर में -96 डिग्री सेल्सियस था, और थर्मोस्फेयर में जो टेम्परेचर होता है वो लोअर होता है सबसे -96, और जो हाईएस्ट पहुंच जाता है टेम्परेचर वो होता है 1200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हो गए आपके एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट सारे। अब आएगा हमारे पास जो चौथा कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का, बायोस्फेयर। बायोस्फेयर क्या होता है, सेल्फ रेगुलेटिंग ओवरलैपिंग रीजन है एटमॉस्फेयर का। लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर इन द एनवायरनमेंट वेयर लाइफ सस्टेनेबली एग्जिस्ट इज nourished एंड फ्लोरिश्ड बाय हेल्दी इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द नेचर। बायोस्फेयर में ही बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है और ये वाला बायोस्फेयर एनवायरनमेंट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए अब आएगा मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरमेंटल स्टडी का नेचर कैसा होता है, मल्टी डिसिप्लिनरी, मतलब इंटरेक्शन ऑफ वेरियस सब्जेक्ट और डिसिप्लिन्स, मतलब ये कई सारे चीजों के साथ इंटरेक्ट करता है और उन सब के साथ एनवायरनमेंट फॉर्म करता है, तो उसे हम कह देते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर। एनवायरमेंटल स्टडी डील्स विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। जो एनवायरमेंटल स्टडी है वो सभी के साथ एक तरीके से डील करती है, चाहे वो बायोटिक कंपोनेंट हो, अबायोटिक कंपोनेंट हो, कुछ भी हो। ऑल्सो द एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंटल इशू आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। जो एनवायरमेंट है और एनवायरमेंटल इशू है वो कॉम्प्लेक्स है नेचर में, तो एक्सपर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट और डिसिप्लिन आर रिक्वायर्ड, और इसीलिए इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं, इसीलिए हमें अलग अलग सब्जेक्ट्स में जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है इनको स्टडी करने के लिए। Multidisciplinary nature of environment studies may be understood by a small case. Suppose a development activity is proposed within, ये आपका एग्जांपल दे रखा है, इसे छोड़िए। अब देखिए, टू इफेक्टिवली कंडक्ट द EIA मतलब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, एक्सपर्टीज फ्रॉम फॉलोइंग डिसिप्लिन विल बी रिक्वायर्ड। मतलब अब एनवायरमेंट को समझने के लिए हमें किन किन लोगों की जरूरत पड़ती है। तो नंबर 1 आते हैं लाइफ साइंस, जो होते हैं जूलॉजी या बोटेनी से। तो टू एसेस द बायोडाइवर्सिटी रिचनेस एंड एंडिज्म ऑफ गिवन रीजन, किसी रीजन में कितनी बायोडाइवर्सिटी अच्छी है और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर मिल सकती हैं, उसे समझने के लिए हमें लाइफ साइंस और जूलॉजी बोटेनी वालों की जरूरत पड़ती है। सेकंड आते हैं अर्थ साइंस, जिसमें जियोलॉजी, जियोग्राफी और जियोकेमिस्ट्री आते हैं। तो अर्थ साइंस विल स्टडी द डिटेल ऑफ जियोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल टेरेन। जो ये जियोलॉजी के, अर्थ साइंस के एक्सपर्ट्स होते हैं वो क्या समझते हैं कि जो जियोलॉजिकल और जियोग्राफिकल नेचर कैसा है वहाँ की लैंड का, किस टाइप की सॉइल है, किस टाइप की रॉक्स हैं, टेक्टोनिक्स किस टाइप के हैं, सेस्मिक एक्टिविटी इन द रीजन कैसी आएंगी, किस टाइप की एक्टिविटी वहाँ हो सकती है। थर्ड चाहिए केमिकल साइंस, तो इट विल हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस केमिकल प्रोसेस एंड रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट मैट्रिसेस ऑफ एनवायरनमेंट। फिर केमिकल साइंस के एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है कि ये समझने के लिए कि उस एरिया में क्या क्या केमिकल प्रोसेस नेचुरली हो रहे हैं, वो सारी चीजें समझने के लिए केमिकल साइंस वालों की जरूरत पड़ती है। फिर एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी के एक्सपर्ट्स की जरूरत किस लिए पड़ती है, टू एसेस द हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मॉन्यूमेंट, ट्राइबल पॉपुलेशन, ट्रेडिशन और प्रैक्टिस इन द रीजन। किसी रीजन में क्या उसकी हिस्ट्री है, क्या आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, क्या ट्राइबल पॉपुलेशन है, क्या वहाँ का ट्रेडिशन है, ये सारी चीज़ें समझने के लिए एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी के एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है सोशल साइंस, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक के एक्सपर्ट्स की जरूरत, टू एसेस द सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन एंड पॉसिबल चेंज द सेम विद ऑनगोइंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। उस एरिया की पॉपुलेशन का सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर समझने के लिए और उन्हें वहाँ से हटाने का पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सारी चीज़ें समझने के लिए सोशल साइंस, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। फिर लॉ एंड लीगल एस्पेक्ट्स के एक्सपर्ट्स की जरूरत क्यों पड़ती है, तो एक्सपर्टीज फ्रॉम अ लीगल बैकग्राउंड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई डिफरेंट लीगल एस्पेक्ट ड्यूरिंग अ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट एक्टिविटी। अब हमें अगर वहाँ पर कोई प्रोजेक्ट करना है तो उसके लिए हमें कई सारे लीगल एस्पेक्ट्स, लीगल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें लॉ और लीगल एस्पेक्ट्स वालों की जरूरत, एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है। फिर आता है मैथमेटिक्स, कंप्यूटर मॉडलिंग एंड स्टैटिस्टिक्स एक्सपर्ट्स की जरूरत क्यों पड़ती है, तो वी नीड डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल एंड मॉडल टू स्टैटिस्टिकली वैलिडेट द ऑब्टेन डाटा।
जो हमारे पास डाटा है उसे स्टडी करने के लिए हमें उसे कई सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स और मॉडल्स की जरूरत पड़ती है, जिससे जो कि हमें कौन मैथमेटिक, कंप्यूटर मॉडलिंग एंड स्टैटिस्टिक एक्सपर्ट्स देते हैं। ये हो गया हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर क्यों कहा जाता है एनवायरमेंटल स्टडीज को। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन आ जाता है कई बार मार्क्स में। फिर आएगा स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। तो एनवायरमेंटल स्टडीज का क्या स्कोप है और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। तो देखिए, सबसे पहले इसके कहाँ कहाँ इसकी जरूरत पड़ती है, मतलब इसका स्कोप कहाँ है। नंबर 1, एकेडमिक। एज डिस्कस्ड अबव, द सब्जेक्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन न्यूमरस स्कूल, कॉलेजेस इन यूनिवर्सिटी at graduation and post graduation level. The student may pursue the subject worldwide. A large number of dedicated departments, center, university and institution have been established for the subject. An interested professional may join the teaching and academic and make the next generation aware of environmental issue and their tangible solution. एकेडमिक्स में हमें इस सब्जेक्ट की जरूरत क्यों पड़ी, मतलब एकेडमिक्स में लाने के लिए इसलिए पड़ी ताकि जो यंग यूथ हैं कंट्री के, उनके अंदर अवेयरनेस आ जाए क्या क्या एनवायरमेंटल इशू हो सकते हैं और इन्हें हम कैसे रोक सकते हैं। इसके लिए हमें इस सब्जेक्ट को एकेडमिक्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत पड़ी। सेकंड है कहाँ स्कोप है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। रिसर्च एंड पोस्ट डॉक्टरल वर्क हैज बीन गोइंग ऑन वर्ल्ड वाइड टू अंडरस्टैंड द इकोलॉजिकल मैकेनिज्म एंड टू गेट कोस्ट इफेक्टिव कटिंग एज टेक्नोलॉजी टू मिटिगेट एनवायरमेंटल इशू एंड चैलेंजेस। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमें इसको यूज करना पड़ा क्योंकि कई सारे एनवायरमेंटल इशू हो रहे थे, चैलेंजेस आ रहे थे रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। तो जब ये उन्हें पता होगा कि इस टाइप का कोई सब्जेक्ट है तो फिर उसे वो उसी अकॉर्डिंग से वर्क करेंगे कि ज़्यादा ये इशू जनरेट ना हो। इंडस्ट्रीज में तो इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली इंप्लीमेंट द एनवायरमेंटल गाइडलाइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड टू मिटिगेट द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉज्ड बाय इंडस्ट्री, अ लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्री हैव बीन रिक्रूटिंग एनवायरमेंटल इंजीनियर, साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स। और कहाँ इन एनवायरमेंट सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी जरूरत और कहाँ पड़ती है, तो इंडस्ट्रीज में पड़ती है। उन्हें इन्वायरमेंटल गाइडलाइंस को समझने में, एनवायरमेंटल इफेक्टिव टेक्नोलॉजी यूज करने में इन एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स की मदद पड़ती है। मिनिस्ट्री एंड एजेंसी में तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड वेरियस एनवायरमेंटल एजेंसी एंड कन्वेंशंस ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल रिप्यूट फ्रिक्वेंटली क्रिएट वैकेंसीज फॉर एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स। एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स की जरूरत कहाँ और पड़ती है, मिनिस्ट्रीज में भी पड़ती है। कई सारे ऐसी पोस्ट हैंगी जहाँ पर गवर्नमेंट को एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स के सजेशन की जरूरत पड़ती है, तो मिनिस्ट्री में इसका एक अच्छा स्कोप है। फिर आएगा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज में कंसल्टेंसी के लिए इनकी जरूरत पड़ती है। ग्रीन जर्नलिज्म, मतलब जो लोग एनवायरनमेंट के बारे में अवेयरनेस फैलाएं सभी को, न्यूज़ एक तरीके से जिसे हम कह सकते हैं न्यूज़ दें एनवायरनमेंट के बारे में, तो इसमें भी एक अच्छा स्कोप होता है एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स का। फिर है एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन एंड ग्रीन एडवोकेसी। और कहाँ पर इनकी जरूरत पड़ती है, तो जैसे इनका स्कोप हैगा कि अगर कोई नया एनवायरमेंटल इशू हुआ है तो फिर उससे रिलेटेड लॉ वगैरह लाने के लिए इनको इन्हीं एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। इम्पोर्टेंट लैंडमार्क इन एनवायरमेंटलिज्म। अब एनवायरमेंटलिज्म के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स, मतलब कुछ हिस्ट्री है इसकी, वो सारी क्या है देखिए। तो इन वेस्टर्न वर्ल्ड द फर्स्ट एवर कंसर्न अबाउट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कब हुआ था, पहली बार साइलेंट स्प्रिंग जो बुक लिखी थी उसमें करा गया था इसका जिक्र 1962 में। द बुक रेज्ड द इशू ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। जो यूएस में केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का एक्सेसिव यूज हुआ था उसके इम्पैक्ट्स को लेकर क्या क्या होते हैं बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट पर, उस पर यह बुक लिखी गई थी। इन 1970 द बुक लिमिट टू ग्रोथ बाय क्लब ऑफ रोम अट्रैक्टेड ग्लोबल अटेंशन। उसके बाद 1970 में एक बुक थी लिमिट टू ग्रोथ जो कि रोम के एक क्लब ने लिखी थी, उसने सबकी अटेंशन की। फिर रामासर कन्वेंशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। रामासर कन्वेंशन आया एग्जिस्टेंस में 2 फरवरी 1971 में, जिसका एम क्या था, कंजर्व वेटलैंड ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड में वेटलैंड को बचाना। जैसे देखिए जो 2 फरवरी का डे होता है उसे हम वेटलैंड के वर्ल्ड वेटलैंड डे के नाम से जानते हैं। इन 1972 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइज्ड इन स्टॉकहोल्म बिटवीन 5 जून टू दिस, ये एक्स्ट्रा है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एवरी ईयर मनाया जाता है 5 जून को। इंडिया स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया था इंडिया ने 1973 में। इंडिया वर्ल्ड विटनेस द वर्ल्ड इंडस्ट्रियल डिजास्टर, भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी 2 एंड 3 दिसंबर 1984 में। उसके बाद चेरनोबाइल न्यूक्लियर डिजास्टर 26 अप्रैल 1986 में। इसमें सिर्फ आपको ये इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखनी है, बाकी और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब हम।
आगे आता है सस्टेनेबिलिटी। तो सस्टेनेबिलिटी क्या होता है? लॉन्ग टर्म आइडिया दैट मीन्स मेकिंग द एंटायर वर्ल्ड सस्टेनेबल, पूरे वर्ल्ड को सस्टेनेबल बनाना सस्टेनेबिलिटी होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? पेथवे बाय विच द गोल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड कैन बी अचीव्ड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं? तो वो रास्ता जिससे हम सस्टेनेबिलिटी का गोल और पूरे वर्ल्ड को सस्टेनेबल बनाने का गोल को अचीव कर सके, वो कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Sustainability Development Goals. These are 17 goals set as 2030 Agenda for Sustainable Development. Sustainable Development Goals SDGs क्या होते हैं? 17 goals हैं जो कि 2030 तक अचीव करने हैं। इट वॉज अडॉप्ट किया था इसे यूनाइटेड नेशन ने स्टेट मेंबर इन 2015 में। All the developed and developing country have been called to achieve the goal by global partnership. Global partnership करके इन goals को अचीव करने के लिए कहा गया था, चाहे कोई डेवलप्ड कंट्री हो चाहे कोई डेवलपिंग कंट्री हो। Social, environment and economy are collectively considered three pillars of sustainable development. Sustainable development के three pillars हैं society, environment and economy, जो कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए। इन तीन पिलरों के बारे में बताया गया है। पहला है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इट मींस वी शुड कंज्यूम एनवायरमेंटल गुड्स एंड सर्विसेज इन सस्टेनेबल मैनर। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो एनवायरमेंट से हमें गुड्स एंड सर्विसेज मिलती है उन्हें हमें सस्टेनेबल तरीके से यूज करना चाहिए। द प्रेजेंट रेट ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स एक्सीड्स मैनीफोल्ड द रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सेम व्हिच इज कॉजिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एक्सपोनेंशियल रेट। क्यों करना चाहिए सस्टेनेबल मैनर में यूज? क्योंकि जिस रेट से हम उन्हें खत्म कर रहे हैं और जो उनका रेट हैगा बनने का वो उनमें बहुत डिफरेंस हैगा, और अगर ऐसा ही होता रहा तो इससे ही एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। सेकंड हैगा सोशल सस्टेनेबिलिटी। इसका मतलब क्या? इट इज अ डिफाइन अ सोसाइटी एज हैविंग फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर इट्स पॉपुलेशन विद जेंडर इक्वलिटी, गुड हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन इन नेशन बिल्डिंग। मतलब सोसाइटी का क्या रोल होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, वो डिस्क्राइब किया जाता है सोशल सस्टेनेबिलिटी के अंदर। फिर आएगा इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। मतलब इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी मींस द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब होता है कि सभी रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। नो वन शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक नीड्स। किसी से भी कोई बेसिक नीड्स जो उसकी हैं वो नहीं छीननी चाहिए। बेनिफिट सभी को मिलना चाहिए इन रिसोर्सेज का। तो देखिए यहाँ तक तो ये आपकी यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गई, एनवायरमेंटल स्टडी इंट्रोडक्शन। अब हमारी स्टार्ट होती है यूनिट नंबर 2, जो कि है कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम नाम है पूरी यूनिट का। ये एक बहुत ही वास्ट यूनिट है, तो जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी मैं वो बताता चलूंगा आपको। बाकी मैंने आपको दे सारी चीजें रखी हैं, आप इसे अगर रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। समझाने के लिए इतना टाइम नहीं है अब कि मैं आपको सारी चीजें समझाऊं। आप सिर्फ इनके कंसेप्ट को समझ लीजिए, बाकी आप इन्हें खुद भी कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले इकोसिस्टम क्या होता है? तो इकोसिस्टम होता है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है एनवायरनमेंट की। इकोसिस्टम कहते हैं हम किसे हैं? दैट एक्सचेंज ऑफ समथिंग बिटवीन दीज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। मतलब जो बायोटिक कंपोनेंट है और अबायोटिक कंपोनेंट है उनके बीच में जब इंटरेक्शन होता है, एक्सचेंज होता है कुछ चीजों का, तो वो सारी चीजें मिलकर एक इकोसिस्टम बना लेती हैं। विदाउट लिविंग कंपोनेंट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इकोसिस्टम इज नॉट पॉसिबल। बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म के इकोसिस्टम नहीं बन सकता, ना ही बिना नॉन लिविंग थिंग्स के इकोसिस्टम बन सकता है। बोथ आर टू साइड्स ऑफ कॉइन, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। The study of physical and biological process including distribution and abundance of living organism and interaction between them surrounding environment is known as ecosystem। ये सारे ecosystem के बारे में बता रखा है। The theme of ecosystem is energy flow। ecosystem में होता क्या है particularly, जो मेन हैगा इसका वो हैगा एनर्जी का फ्लो करवाना। तो एनर्जी ट्रांसफर होती है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, चाहे वो लिविंग से नॉन लिविंग में, नॉन लिविंग से लिविंग में, कैसे भी ट्रांसफर हो, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। अब इसके दो कंपोनेंट आते हैं, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में भी हमारे पास 3 टाइप्स के कैटेगरी हैंगी इनकी। पहले बायोटिक कंपोनेंट होते क्या हैं? तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैंगी वो सारी बायोटिक कंपोनेंट की कैटेगरी में आती है। अब इनके भी 3 पार्ट है। नंबर 1 आता है प्रोड्यूसर, मतलब जो ऑटोट्रॉप कहलाते हैं, जो अपना सन की लाइट से और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से खाना बनाते हैं दूसरे लोगों के लिए, उन्हें हम कहते हैं प्रोड्यूसर। सेकंड आते हैं हमारे पास कंज्यूमर्स। कंज्यूमर कौन होते हैं? जो कि उस खाने, जो प्रोड्यूसर्स खाना बनाते हैं उसको कंज्यूम करते हैं, वो कहलाते हैं कंज्यूमर। अब कंज्यूमर को हम हेट्रोट्रॉप्स भी कहते हैं, और ये हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर मीन जो हर्बीवोरस होते हैं, जो कि डायरेक्टली ग्रीन प्लांट को और फूड को खाते हैं। फिर सेकंड आते हैं हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर, जो कि डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स को ना ईट कर
मतलब इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को ईट करते हैं, हर्बीवोरस को ईट करते हैं, वो आते हैं हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर में। और टर्शियरी कंज्यूमर में आते हैं हमारे मीट ईटर, जो डायरेक्टली सिर्फ मीट ही खाते हैं, बड़े वाले जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि टाइगर, लॉयंस, ये आते हैं हमारे टर्शियरी कंज्यूमर्स में। थर्ड टाइप के आते हैं हमारे पास डिकम्पोजर। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, जो कि नेचर में जितने भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस रह जाते हैं उन सभी को डिकम्पोज करके सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर दें, जिससे नेचर का कोई भी हार्म ना हो, उन्हें हम कहते हैं डिकम्पोजर्स। ये कहाँ पर डेड और डिकेइंग मटेरियल पर ग्रो करते हैं ये सारे डिकम्पोजर्स, ठीक है। अब आगे आएगा हमारे पास अबायोटिक कंपोनेंट। तो अबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, दीज आर नॉन लिविंग फैक्टर इन फॉर्म ऑफ सॉलिड। जो अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, जितनी भी नॉन लिविंग नेचुरल थिंग्स हैं हमारे पास वो सारी आती है एबायोटिक में, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसमें क्या क्या आता है, वाटर आ जाता है। हमारे पास दो टाइप के एबायोटिक कंपोनेंट है, क्लाइमेटिक फैक्टर और इडेफिक फैक्टर। क्लाइमेटिक में क्या क्या आते हैं, लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेन, ये हो गए एबायोटिक कंपोनेंट। इडेफिक में सॉइल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल और सबस्ट्रेटम, ये सारी चीजें आती है हमारी इडेफिक में। देखिए अब इन सभी को ये थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे, ऊपर ऊपर से देखेंगे, बाकी अगर आपको रीड करना हो तो आप पूरा रीड कर सकते हैं। लाइट क्या है, लाइट एक एसेंशियल फैक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, कंज्यूमर के लिए और डिकम्पोजिटर के लिए। सनलाइट की प्रेजेंस में ही प्लांट अपना खाना बनाते हैं और उन्हें हेटेरोट्रॉप ईट करते हैं और अल्टीमेटली डिकम्पोजर उसे डिकम्पोज करते हैं। विदाउट सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पॉसिबल नहीं होगा। क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी ऑफ लाइट है डिफरेंट इम्पैक्ट। अलग अलग टाइप की क्वांटिटी की लाइट और अलग अलग क्वालिटी की लाइट का सभी के ऊपर अलग अलग इम्पैक्ट होता है। लाइट की इंपॉर्टेंस क्या है, क्लोरोफिल प्रोडक्शन में हेल्प करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट को डिवाइड करता है, जहां पर ज्यादा लाइट होती है वहां पर दूसरे प्लांट होते हैं, जहां पर कम लाइट होती है वहां दूसरे होते हैं। लाइट डिसाइड फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट एंड डिफरेंट रीजन्स को भी डिवाइड कर देता है, जहां पर ज्यादा लाइट होती है वहां का रीजन कुछ और होता है, जहां पर कम लाइट होती है वहां का रीजन कुछ और होता है। टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, जहाँ ज्यादा ज्यादा लाइट होगी सन की वहां पर गर्मी होगी, जहाँ पर कम लाइट होगी वहां सर्दी होती है। स्टोमेटल मूवमेंट, जो लीव्स पर स्टोमेटा होते हैं उनकी मूवमेंट्स लाइट पे ही डिपेंड करती है। ड्यूरेशन ऑफ लाइट, ड्यूरेशन की वजह से भी उसने सीजन्स को कई पार्ट में डिवाइड कर दिया है लाइट की ड्यूरेशन के बेसिस पर। एनिमल्स के लिए लाइट की क्या इंपॉर्टेंस है, तो मेटाबॉलिज्म, जितने भी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है एनिमल्स में वो सारी इसी की वजह से होती है। विजन, बिना लाइट के हम कोई भी चीज नहीं देख सकते। पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन क्या होता है, जो इस कलर, स्किन का कलर डिपेंड होता है वो लाइट पर ही डिपेंड करता है सभी एनिमल्स की। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन भी हमारे लाइट की हेल्प से ही होता है। फिर सिरकैडियन रिदम, जो एनिमल्स रिस्पॉन्स करते हैं वो भी एक तरीके से लाइट के ही कंडक्ट की वजह से होता है। सेकंड आता है हमारा कंपोनेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या करता है, सभी को अलग, टेम्परेचर जो वहाँ की वार्मनेस या कोल्डनेस बताता है उसे हम टेम्परेचर कहते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है टेम्परेचर की प्लांट के लिए, तो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी टेम्परेचर की हेल्प से होती है। ग्रोथ और डेवलपमेंट प्लांट की टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है और द ऑर्गेनिज्म ग्रो एट सरफेस लेयर आर डिफरेंट, मतलब जो ये एनिमल्स को प्लांट्स को डिवाइड कर देता है कि जहाँ पर ज्यादा गर्मी होती है वहां पर दूसरे प्लांट होते हैं, जहाँ पर थोड़ी कम गर्मी होती है वहां का प्लांट दूसरा होता है, तो वो भी थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन कहलाता है और ये भी टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है। एनिमल्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, तो वार्म, इसके बेसिस पर एनिमल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, वार्म ब्लडेड एनिमल और कोल्ड ब्लडेड एनिमल में, ठीक है। माइग्रेशन टेम्परेचर की वजह से ही करते हैं एनिमल्स। अगर जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ से जिस टाइप के एनिमल्स हैं उन्हें जिस तरीके की चीज़ की ज़रूरत होती है, जिस तरीके के टेम्परेचर की ज़रूरत होती है उधर माइग्रेट कर जाते हैं। थर्ड कंपोनेंट आता है हमारा वाटर। वाटर के बारे में तो सभी को पता है, बिना वाटर के लाइफ पॉसिबल नहीं है। सभी अबायोटिक फैक्टर इकोसिस्टम के उनके लिए वाटर बहुत जरूरी है, और बायोटिक फैक्टर के लिए भी उतना ही जरूरी है। अमाउंट ऑफ वाटर रहेगा, मतलब जो पूरे अर्थ पर वाटर रहेगा उसमें 91% जो एरिया अर्थ का कवर कर रखा है वो वाटर ने कवर कर रखा है। उसमें से 100% जो वाटर रहेगा उसमें से 3% फ्रेश वाटर है, 97% आपका जो समुद्र वगैरह में पानी है वो आ जाता है, ठीक है। बाकी आपका ये पढ़ लीजिएगा, ये सारा एक्स्ट्रा दिया हुआ है। फिर आते हैं हमारे पास इडेफिक फैक्टर। इडेफिक फैक्टर में हमारे पास सबसे नंबर 1 पे कंपोनेंट है सॉइल। सॉइल एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करती है और एनिमल्स को ड्वेल करने में हेल्प करती है। फर्टिलिटी एंड क्वांटिटी ऑफ सॉइल डिसाइड्स, किस टाइप की वेजिटेशन होगी वो किस पर डिपेंड करता है, प्लांट की फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी पर और क्वांटिटी पर। पीएच होता है सॉइल का वो 7 होता है। अगर 7 से कम हो जाता है पीएच तो वो एसिडिक सॉइल हो जाती है, 7 से ज्यादा हो जाता है तो वो एल्कलाइन सॉइल हो जाती है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट
इकोलॉजिकल pyramid's क्या होते हैं? तो इकोलॉजिकल pyramid इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ट्रॉफिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन। एक फूड चेन के अंदर जितने भी ट्रॉफिक लेवल होते हैं उनमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसे जब हम ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। इसे डिजाइन किसने किया था? चार्ल्स एल्टन ने इसे डिजाइन किया था। इसे एल्टियन पिरामिड और फूड पिरामिड भी कहा जाता है। तीन टाइप के इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं हमारे पास, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी। सबसे पहले आएगा पिरामिड ऑफ नंबर। एज द नेम से इन टाइप ऑफ पिरामिड नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज काउंटेड एंड अकॉर्डिंगली रिस्पेक्टिव वॉल्यूम टू ईच ट्रॉपिक लेवल इज एलोकेटेड। इसमें क्या होता है, जो पिरामिड है उसमें जितने ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर उसे में काउंट किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग उसे वॉल्यूम बताया जाता है ट्रॉफिक लेवल का। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? नंबर ऑफ प्रोड्यूसर इज हायर, जो प्रोड्यूसर होते हैं उनका नंबर हायर होता है, कंज्यूमर का कम होता है। नंबर ऑफ ईच इंडिविजुअल इन ईच ट्रॉफिक लेवल डिक्रीज व्हेन वी गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप। जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे इनके नंबर डिक्रीज होते जाते हैं। आगे देखिए, अब आगे आएगा पिरामिड ऑफ बायोमास। तो बायोमास इज टोटल ड्राई वेट ऑफ एनिमल एज वेल एज प्लांट प्रेजेंट इन इकोसिस्टम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी एक टाइम पर टोटल ड्राई वेट मतलब एनिमल्स और प्लांट का मिला के कितना टोटल वेट बनता है उसे हम बायोमास कहते हैं। लाइक अ पिरामिड ऑफ नंबर इट मे बी अपराइट और इन्वर्टेड इन केस ऑफ फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट। तो जो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है उसमें क्या है, उन्हें ट्रॉफिक लेवलों को उनके मास के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है। ये कैसे भी हो सकते हैं, अपराइट भी हो सकते हैं मतलब सीधे नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, दोनों टाइप के हो सकते हैं। जो फॉरेस्ट और ग्रासलैंड वाले इकोसिस्टम होते हैं वो अपराइट होते हैं, पॉन्ड इकोसिस्टम इन्वर्टेड इकोसिस्टम होते हैं। ठीक है, फिर आएगा पिरामिड ऑफ एनर्जी। एज ऑलरेडी मेंशन द फूड चेन एंड फूड वेब सिस्टम हैज एग्जिस्टेड फॉर energy requirement and energy transfer between living organisms. It is most important type of ecological pyramid. The amount of energy being transferred from lower trophic level toward the upper one become less and less. क्या है, जैसा कि पहले भी बताया गया, फूड चेन में क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। फूड वेब में भी एनर्जी, जो अभी हम देखेंगे फूड चेन और फूड वेब में क्या अंतर है। इन दोनों में क्या होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। तो जो ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पर ट्रॉफिक लेवल बनाए गए हैं उसे हम पिरामिड ऑफ एनर्जी कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का इकोलॉजिकल पिरामिड होता है। जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो लोअर से अपर तक जैसे जैसे एनर्जी ट्रांसफर होती जाती है वैसे वैसे वो कम होती जाती है। जो द लॉन्गर द पिरामिड इन हाइट द लेसर विल अमाउंट ऑफ एनर्जी। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी ट्रॉफिक लेवल्स में कम होती जाती है। बाकी ये सारे आपको इसी के बारे में बता रखा है, इसे आप रीड करिएगा। आगे चलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन टर्म्स आउट कॉइन्ड बाय रूनगर हल्ट। सबसे पहले किसने बताया था इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में? रैगनर हल्ट ने बताया था। फेमस इकोलॉजिस्ट थे ये, जिन्होंने डिफाइन करा था इकोलॉजिकल सक्सेशन को कैसे, द नेचुरल प्रोसेस बाय विच सेम लोकेलिटी बिकम सक्सेसिवली कॉलोनाइज्ड बाय डिफरेंट ग्रुप। जब किसी रीजन में दूसरे रीजन से कोई एनिमल्स या कम्युनिटी प्लांट की आके ग्रो होनी स्टार्ट हो जाए तो उसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसमें क्या होता है, द स्पीशीज टाइप एंड कम्युनिटी चेंज इन ऑर्डिनरी प्रोसेस। जो उस एरिया की स्पीसीज है उसमें चेंज आ जाता है, फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और इकोसिस्टम स्टेबल एरिया बन जाता है एक तरीके से। ठीक है, कॉजेज क्या क्या होते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन के? तो इनिशियल कॉज है किससे की वजह से होता है, जब जहाँ पर वो पहले रहते थे वो हैबिटेट डिस्ट्रक्ट हो गई हो, खत्म हो गई हो, तो वो लोग वहां से माइग्रेट करके किसी और रीजन में आ जाते हैं। कॉन्टिन्यूस कॉज क्या है, मतलब चेंज इन पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन चेंज होने की वजह से, किस वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन, माइग्रेशन, इन सारी चीजों की वजह से जब वो दूसरी जगह पे आके रहने लगे तो वो कॉन्टिन्यूस कॉज में आता है। फिर स्टेबलाइजिंग कॉज, ये किसकी वजह से होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से और अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल, फर्टिलिटी ऑफ लैंड, इन सब की वजह से जो कॉज होता है उसे हम कहते हैं, मतलब इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है वो उसे कहते हैं स्टेबलाइजिंग कॉज। टाइप्स हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन के। नंबर 1 आता है प्राइमरी सक्सेशन। ये कैसे होता है, तो इट इज बिगिन विद फ्रॉम द प्रिमिटिव सब्सटेंस वेयर देयर वाज नो लॉन्ग फैक्टर बिफोर। मतलब जब वोल्केनिक इरप्शन वगैरह की वजह से सक्सेशन हो जाए वहां पर अब कोई और फैक्टर ना रह जाए तो उसे हम प्रिमिटिव सक्सेशन कहते हैं। सेकेंडरी सक्सेशन, इट बिगिन फ्रॉम प्रीवियसली सस्टेन्ड लिविंग मैटर। ये कहाँ से होता है, जैसे पहले वहां पर कोई रहता था लेकिन कुछ टाइम के लिए वहां पर क्लाइमेट फैक्टर में चेंज होने की वजह से कुछ वो डैमेज हो गई और दोबारा से अब वहां पर स्टार्ट होता है तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। फिर आता है ऑटोजेनिक सक्सेशन। ऑटो मीन्स सेल्फ और जेनिक मीन्स प्रोड्यूसिंग। The developing plant community bring a change in condition of particular area which is not suitable for them but create a producer and environment for growth of different community। मतलब जब प्लांट की कम्युनिटी वहाँ की कंडीशन में कुछ चेंज लिया है जिससे अब वो उनके लिए सुटेबल नहीं है और वहाँ पर दूसरी चीज ग्रो कर सकती है तो फिर वो उसे एटोजेनिक सक्सेशन कहते हैं।
एलोजेनिक सक्सेशन क्या होता है, ये एबायोटिक फैक्टर की वजह से होता है और सेम ऑटोजेनिक सक्सेशन की तरह ही होता है। फिफ्थ है इंड्यूस्ड सक्सेशन, तो इट इज अ मैन मेड प्रोसेस। ये किसके वजह से होता है, ह्यूमंस की वजह से होता है कि वहाँ की कम्युनिटी और प्लांट की कम्युनिटी स्पीसीज में चेंज आ जाए, तो वो कहलाता है इंड्यूस्ड सक्सेशन। फिर आता है ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन, व्हेन प्लेस इज रिच इन ऑर्गेनिक कंटेंट एंड पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर। जब कोई जगह इनऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा हो वहां पर और ऑर्गेनिक मैटर कम हो, तो फिर वहां पर जो सक्सेशन होता है उसे हम ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन कहते हैं। और हेट्रोट्रोपिक इसका उल्टा, जहां पर ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा हो और इनऑर्गेनिक कम हो, तो फिर वो हेट्रोट्रोपिक सक्सेशन कहलाता है। रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन, समटाइम ड्यू टू हैवी बायोलॉजिकल और बायोटिक इंटरफेरेंस द सक्सेशन गोज बैकवर्ड इंस्टेड ऑफ प्रोग्रेसिंग। जब किसी काम के वजह से, किसी रीजन फैक्टर्स की वजह से जो सक्सेशन है वो उल्टा हो जाए, मतलब ग्रो करने की बजाय कम हो जाए, तो उसे हम रिट्रोग्रेसिव सक्सेशन कहते हैं। अब है बायोजियो केमिकल साइकिल्स। तो बायोजियो केमिकल साइकिल्स क्या होती है, ये साइकिल्स होती हैं जो पूरे एनवायरनमेंट में होती हैं, जिसमें एक चीज, कई सारी चीजें जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो क्या होता है, स्टार्ट होते हैं नेचर से और दोबारा फिर आकर नेचर में ही मिक्स हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं बायोजियो केमिकल साइकिल। इसमें थ्रो न्यूट्रिएंट साइकिल, वेरियस इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फॉर्म्ड एंड डिकम्पोज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इन नेचर। क्या होता है, जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो फॉर्म होते हैं और दोबारा वहीं डिकम्पोज हो जाते हैं। तो इसे हमने टू मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिएंट साइकिल और इडेफिक न्यूट्रिएंट साइकिल, और इनके भी कुछ सब पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले एटमॉस्फेरिक के बारे में देखते हैं। एटमॉस्फेरिक में नंबर 1 आती है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में क्या होता है, जो समुद्र का पानी है या कोई भी वाटर बॉडी है उसका पानी है, वो सनलाइट की वजह से जब इवापोरेट होता है और इवापोरेट होकर क्लाउड बन जाता है, और क्लाउड बनने के बाद जब वो दोबारा बरसता है तो फिर वो उन्हीं वाटर बॉडीज में पहुंच जाता है। तो इस पूरी साइकिल को हम कहते हैं वाटर साइकिल। ये सारा आपको यही एक्सप्लेन कर रखा है, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको ऐसी सिंपली उसमें समझा दिया, ठीक है। सेकंड है कि कार्बन साइकिल। कार्बन गैस है कि वो नेचर में प्रेजेंट होती है, प्लांट इसको इसकी जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बनाने के लिए। जब फूड बन जाता है फिर उस फूड को कौन, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स खाते हैं। ह्यूमन बींग और एनिमल्स जब उसे खा लेते हैं तो उनकी बॉडी में पहुंच जाता है। बॉडी में जाने के बाद फिर वो वेस्ट बनकर उनकी बॉडी से बाहर आ जाता है, और बॉडी से बाहर आकर वो फिर से एक तरीके से नेचर में ही मिल जाता है। तो ये होती है हमारी पूरी कार्बन साइकिल। यही सारा इसमें आपको बता रखा है, इसे आप पढ़िएगा, आपको यही देखने को मिलेगा। फिर अगर दूसरे टाइप की जो साइकिल आती है हमारी इडेफिक, जो से हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो ये सबसे कॉम्प्लेक्स साइकिल होती है। इसमें क्या होता है, ये बहुत बड़ी साइकिल है, आपको इसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है, जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है हमारे एटमोसफेयर में, वो बायोटिक कंपोनेंट की वजह से एनिमल्स के बॉडी में जाती है और फिर दोबारा से उसी वेस्ट की जनरेशन की वजह से वो बाहर आ जाती है और फिर वो नेचर में मिक्स हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। सेकेंड फिर आएगी फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल में क्या होता है, जो फॉस्फोरस अवेलेबल होता है प्लांट एंड एनिमल की बॉडी में, जो कि बायोटिक अबायोटिक में इतना नहीं मिलता, जो कि जितना कि फॉस्फोरस बायोटिक कंपोनेंट में मिलता है। तो इन अबायोटिक सिस्टम फॉस्फोरस इज अबेंडेंट इन रॉक। अबायोटिक में क्या मिलता है, जो रॉक्स के बीच में फंसा हुआ है फॉस्फोरस वैसे मिलता है, बट जो बायोटिक है उनमें डीएनए के स्ट्रक्चर में ये सारे मिलते हैं। तो ये कैसे, वैसे ही फॉस्फोरस ह्यूमन की बॉडीज में से बाहर आता है, फिर नेचर में मिल जाता है और फिर से नेचर में से ह्यूमन की बॉडी में चला जाता है। ये साइकिल सारी ये फॉस्फोरस साइकिल है। ये इतनी इंपॉर्टेंट साइकिल्स नहीं है, आप इन्हें छोड़ सकते हैं। सेम यही सल्फर साइकिल में, सल्फर जो प्रेजेंट होता है नेचर में वो ह्यूमन की बॉडी में जाता है, फिर ह्यूमन की बॉडी से दोबारा नेचर में ही आ जाता है। यही सारी चीजें दी गई हैं। फूड चेन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे समझ लीजिएगा। द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम सोर्स इन प्लांट थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म विद रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज रेफर्ड एज फूड चेन। जब प्लांट में जो फूड एनर्जी होती है वो ट्रांसफर होकर ऑर्गेनिज्म में जाए, फिर ऑर्गेनिज्म से दोबारा अगले ऑर्गेनिज्म में, फिर तीसरे में, ऐसे ही चलती रहती है जो चेन, फिर उसे हम कहते हैं फूड चेन। फूड चेन वर्क कैसे करती है, ग्रीन प्लांट और ऑटोट्रॉफ। ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ग्रीन प्लांट का खाना बनने के बाद उसे जो कंज्यूमर्स होते हैं वो खा लेते हैं। कंज्यूमर के बाद सारे कंज्यूमर जब खा लेते हैं उसके बाद जब कंज्यूमर्स की डेथ हो जाती है तो फिर उसे डिकम्पोजर खा लेते हैं। ये जो पूरी चेन बनती है इसे हम फूड चेन कहते हैं। फूड वेव क्या होती है, जब ये सारी फूड चेन मिलके, कई सारी फूड चेन मिलके एक नेटवर्क बना लें तो उसे हम फिर फूड वेव कह देते हैं। यही सारा दिया गया है, इसे आप रीड कर लीजिएगा, मैं आपको टॉपिक समझाते चल रहा हूँ क्या क्या चीजें क्या क्या होती हैं, ठीक है। जब कई सारी फूड चेन्स मिलकर एक ग्रुप बना लें तो उसे फूड वेब कहा जाता है। अब आगे आएगा हमारे पास प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट इज फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट इज नोन एज प्रोडक्टिविटी।
प्लांट हैंगे वो कितना फूड प्रिपेयर करते हैं उसे हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी। व्हेन इट मेजर्ड एट एनी यूनिट ऑफ टाइम इट इज नोन एज रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी। और जब हम उसे किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर मेजर कर लेते हैं तो फिर वो कहलाता है रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी तीन टाइप की होती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? प्रोडक्शन कैपेबिलिटी ऑफ अ प्लांट। प्लांट की जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी होती है उसे हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो कैन कैरी आउट दिस प्रोसेस। ये प्रोसेस और कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी करते हैं, जिसे हम फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को हमने दो टाइप में डिवाइड कर रखा है, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? टोटल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ फूड प्रोडक्शन बाय फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म की वजह से कितनी फोटोसिंथेसिस बनती है और कितना फूड बनता है वो कहलाता है ग्रोस प्रोडक्टिविटी। दस इट इज कैलकुलेटेड एज द अमाउंट ऑफ CO2 फिक्स्ड पर ग्राम ऑफ क्लोरोफिल। कितनी CO2 की जरूरत पड़ेगी 1 ग्राम क्लोरोफिल के लिए पर 1 घंटे में, तो उसे हम कहते हैं ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसको आपका यूनिट दे रखी है अमाउंट ऑफ CO2 पर ग्राम क्लोरोफिल पर आवर, ठीक है। ऐसी नेट प्रोडक्टिविटी क्या होती है? नेट प्रोडक्टिविटी जब हम ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से जो रेस्पिरेशन में एनर्जी लगी है उसे माइनस कर दें तो हमें मिल जाती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? ये रिलेट करती है हेटेरोट्रॉप्स से। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज एनर्जी स्टोर्ड एट कंज्यूमर लेवल। कंज्यूमर लेवल पर कितनी एनर्जी स्टोर हुई है वो कहलाती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। फिर आती है नेट प्रोडक्टिविटी। इट इज द स्टोरेज ऑफ एनर्जी बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर ने कितनी एनर्जी स्टोर करके रखी और कितनी यूटिलाइज कर ली, जितनी स्टोर करके बच गई उनमें लास्ट में, वो कहलाती है नेट प्रोडक्टिविटी, जो कि उनकी बॉडी में अब रेस्पिरेशन और उनके लिए जरूरी है, वो सारी कहलाती है हमारी नेट प्रोडक्टिविटी की कैटेगरी में आती है। फिर आता है होम्योस्टेटिस टॉपिक। ये क्या होता है? द एबिलिटी टू मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल चेंज। जब बाहर का एनवायरनमेंट चेंज हो फिर भी आपके अंदर का एनवायरनमेंट सेम बना रहे तो उसे हम कहते हैं होम्योस्टेटिस। यही सारा अब इसके बारे में बता रखा है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। होम्योस्टेटिस टेंडेंसी ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम टू रेजिस्ट चेंज। चेंजेस के अकॉर्डिंग चेंज ना होना नेचुरल इकोसिस्टम का होम्योस्टेटिस कहलाता है। रिमेन इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, हमेशा इक्विलिब्रियम की स्टेट में रहना। आगे आएगा इकोसिस्टम के टाइप्स दिए हैं हमारे पास, कई सारे टाइप्स होते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आएगा पहला। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहाँ पर होता है? अर्थ पर ही प्रेजेंट होता है। इसमें क्लाइमेटिक और रिलेटिव कंट्रीब्यूशन होता है प्लांट लाइफ फॉर्म्स का, जैसे कि ट्री, शब्द, ग्रासेस, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। अब इसमें एक टाइप है हमारे पास फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या होता है? जिसमें सारी प्लांट की कम्युनिटी, एनिमल की कम्युनिटी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट फंक्शनिंग करते हैं, वो सारा फॉरेस्ट कहलाता है। ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, इंडस्ट्रीज बढ़ने की वजह से जब एक्सपेंशन होता है तो वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम की कैटेगरी में आ जाता है। इसे रीड करना चाहे तो कर सकते हैं, बाकी आपको इन्हें अपने तरफ से बना के लिखना पड़ेगा। बहुत ज्यादा कंटेंट है, आप इन्हें रीड नहीं कर पाएंगे। ये आपको टाइप्स बता रखे हैं फॉरेस्ट के, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट, इन्हें आप नाम से ही समझ लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डेसिडियस फॉरेस्ट है। फिर सेकंड टाइप का इकोसिस्टम आता है टुंडारा इकोसिस्टम। इसमें क्या आता है? फाउंड इन एक्सट्रीम नॉर्थर्न लैटिट्यूड वेयर स्नो मेल्ट सीजनली। ये नॉर्थर्न रीजन में पाया जाता है जहां पर कभी सीजन में स्नो मेल्ट करती है। ऑन द अदर एंड द एल्पाइन टुंडारा इज फाउंड इन हायर एलिवेशन ऑफ माउंटेन, स्पेसिफिकली अबव द ट्री लाइन। विंटर इन आर्कटिक टुंडारा आर लॉन्ग। इन्हें आप छोड़िए, ये ज्यादा बहुत ज्यादा हो जाता है, ये सारा आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। ग्रास लैंड है कि आपके पास, ग्रास लैंड मतलब जो ग्रेजिंग लैंड है उसे ही ग्रास लैंड कह दिया जाता है। आगे डेजर्ट इकोसिस्टम, जो डेजर्ट एरिया जितना भी आता है वो सारे डेजर्ट इकोसिस्टम में आता है। यहाँ पर कम रेनफॉल होती है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, ये सारी चीजें आएंगी। कौन कौन से एनिमल मिलते हैं इसे आप एक बार थोरोली कर लीजिएगा। ज्यादा वैसे तो मैं कहूँगा इन्हें करने की जरूरत नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक में नहीं आते। फिर आता है हमारे पास सेकंड टाइप का इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो ये क्या होता है? जितने भी पॉन्ड्स, लेक, जितनी भी वाटर बॉडीज आती हैं उन सब के अंदर वो सारी एक्वेटिक इकोसिस्टम की कैटेगरी में आती हैं। अब इसके भी कुछ टाइप्स बना दिए गए हैं। पॉन्ड इकोसिस्टम, जो पॉन्ड्स का इकोसिस्टम होता है, मतलब पॉन्ड्स के अंदर जो लाइफ ग्रो कर रही होती है वो पॉन्ड इकोसिस्टम में आती है। लेक इकोसिस्टम, जो लेक की अंदर का इकोसिस्टम फंक्शनिंग होती है वो लेक इकोसिस्टम में। स्ट्रीम एंड रिवर का अपना अलग इकोसिस्टम होता है। और क्या है? एस्चुरीज। एस्चुरीज क्या होती हैं? जब जहाँ पर रिवर से जाकर स्ट्रीम रिवर की ओशियन में मिलती है वहाँ जो एस्चुरीज फॉर्म होती हैं उनका जो इकोसिस्टम होता है वो एस्चुरीज इकोसिस्टम में आता है। ओशियन का तो अपना इकोसिस्टम सबसे बड़ा इकोसिस्टम होता ही है। फिर आता है इकोसिस्टम सर्विसेज। तो इकोसिस्टम सर्विसेज आर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बेनिफिट ह्यूमन गेट्स फ्रॉम नेचर।
वो सर्विसेज जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ह्यूमन को मिलती हैं नेचर से, वो कहलाती हैं इकोसिस्टम सर्विसेज। दीज आर इसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ बेसिक फंक्शनिंग ऑफ अर्थ। अर्थ की बेसिक फंक्शनिंग के लिए जरूरी होती हैं। चेंज इन इकोसिस्टम सर्विस में अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ। जो चेंजेस है इकोसिस्टम सर्विसेज में वो ह्यूमन की लाइफ की क्वालिटी को अफेक्ट करता है। इन्हें हमने चार पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला आएगा प्रोविजनिंग सर्विसेज। इसमें क्या आता है, मटेरियल एंड प्रोडक्ट जो कि हमें नेचर से मिलते हैं वो सारे प्रोविजनिंग सर्विसेज में आते हैं, जैसे कि फ्रूट, वेजिटेबल, क्रॉप, हनी, फिश, मैराइन फूड, लिव स्टॉक, ये सारी चीजें प्रोविजनिंग सर्विसेज में आती हैं। फिर आती है रेगुलेटिंग सर्विसेज। दीज आर सर्विसेज दैट ह्यूमन ऑब्टेन बाय मेंटेनेंस ऑफ बेसिक फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। इट इंक्लूड प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर एंड वाटर, क्लाइमेटिक रेगुलेशन, फ्लड कंट्रोल। वो सर्विसेज जो कि ह्यूमन को ऑब्टेन करते हैं, किस लिए, मतलब करते हैं किस लिए, एक बैलेंस बना के रखने के लिए इकोसिस्टम में। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ एयर को प्योरीफाई करना, क्लाइमेट को रेगुलेट करना, फ्लड कंट्रोल, कार्बन स्टोरेज, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, ये सारी आती है रेगुलेटिंग सर्विसेज में। कल्चरल सर्विसेज में क्या आता है, ह्यूमन लिव्स इन नेचर एंड कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट विद ईच अदर। दे चेंज इट एंड इट टर्न नेचर चेंज देम। Cultural services are non-material benefits that contribute to progress and cultural advancement of people. Cultural services में क्या आता है, नॉन मटेरियल बेनिफिट होता है, मतलब इसमें हमें कोई चीज़ नहीं मिलती है, बट ये हमारे पीपल्स की ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। इसमें क्या क्या आता है, नेशनल एंड ग्लोबल कल्चर, स्पिरिचुअल एनरिचमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, रिक्रिएशन ऑफ एस्थेटिक वैल्यू, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। फिर आती है सपोर्टिंग सर्विसेज। दीज सर्विसेज इंक्लूड प्रोसेस विच आर इसेंशियल फॉर सब्सिस्टेंस ऑफ इकोसिस्टम विच इन टर्न सस्टेन लाइफ ऑन प्लेनेट। वो सर्विसेज जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है अर्थ पर लाइफ सस्टेन करने के लिए, वो सारी इसमें आती हैं। इट इंक्लूड प्रोसेसेज। इसमें सारे प्रोसेस आते हैं जो कि जैसे कि बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, फोटोसिंथेसिस, क्रिएशन ऑफ सॉइल, वाटर साइकिल, ये सारी चीज़ें सपोर्टिंग सर्विसेज के अंदर आती हैं। फिर आता है हमारा इकोसिस्टम प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन। इकोसिस्टम को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। तो इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ असिस्टिंग द रिकवरी ऑफ इकोसिस्टम दैट हैव बीन पार्शियली और कंप्लीटली डिगार्डेड। वो इकोसिस्टम जैसे हम या तो थोड़ा या पूरे कंप्लीटली डिगार्ड कर चुके हैं, अब उसकी रिकवरी हमें कैसे करनी है, उसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन। इन सिंपल वर्ड इट मीन्स रिस्टोरिंग द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को रिस्टोर करना। अब हम इसे कैसे रिस्टोर कर सकते हैं, नंबर वन है रिहेबिलिटेशन। इट मीन्स रिटर्निंग डिगार्डेड लैंड टू फुल्ली फंक्शनल इकोसिस्टम इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ओरिजिनल स्टेट बट अकॉर्डिंग टू प्रायर लैंड यूज। मतलब जो लैंड खराब हो चुकी है उसे आप फिर से फंक्शनिंग करना, उस पर कुछ भी करके उसे दोबारा से वैसा बनाना, वो कहलाता है रिहेबिलिटेशन। दूसरा है रेमिडिएशन। इट इज अ प्रोसेस इन विच यूजिंग फिजिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड केमिकल कंटेनमेंट आर क्लीन फ्रॉम पॉल्यूटेड इकोसिस्टम टू प्रोटेक्ट ह्यूमन। जो इकोसिस्टम पॉल्यूट हो चुका है उसमें से केमिकल कंटेनमेंट को निकालना, चाहे फिजिकल मेथड से चाहे बायोलॉजिकल मेथड से, वो कहलाता है रेमेडिटेशन। डिक्लिनेशन क्या होता है, प्रोसेस बाय विच बायोटिक फंक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ सेवरली डैमेज लैंड रिस्टोर। जो लैंड थोड़ी है अभी डैमेज हुई है उसको बचाना, उसके बायोटिक फंक्शनिंग को दोबारा से वर्क करवाना, रिक्लेमेशन कहलाता है। मिटिगेशन क्या होता है, रिस्टोरेशन, रिहेबिलिटेशन एंड रिक्लेमेशन प्रोसेस टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ सोर्स ऑफ डिगार्डेशन। जब हम इन तीनों ही प्रोसेस जो हमने ऊपर पढ़े अभी, रिस्टोरेशन, रिहेबिलिटेशन और रिक्लेमेशन, इनका यूज करके एनवायरमेंट को डिगार्ड होने से रोकें, उसे कहते हैं मिटिगेशन। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ ये हमारी यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो जाती है। ये दोनों बहुत ही वास्ट यूनिट है, इनमें बहुत सारा कंटेंट है, आपको सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना जितना इंपॉर्टेंट कंटेंट है आप सिर्फ उतना ही पढ़िएगा, जो जो मैंने समझा दिया आप उतना कर लेंगे तो भी बहुत अच्छे मार्क्स से ईवीएस के पेपर में स्कोर कर सकते हैं। मे बी यूनिट नंबर 3 है हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज की। इस यूनिट में आपके कई सारे चैप्टर इंक्लूडेड है, बट मैंने उन्हें चैप्टर वाइज ना डिवाइड करके मैंने सिर्फ इसकी एक कंप्लीट यूनिट में से जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेरे को लगे हमारे सिलेबस में थे वो सभी मैंने एक यूनिट के अंदर लिख दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज में लैंड रिसोर्सेज। तो इट इंक्लूड ऑल दोज एस्पेक्ट एंड फंक्शन ऑफ लैंड विच कैन बी यूज्ड टू फुलफिल नीड्स। इसमें लैंड के वो सभी फंक्शंस को इंक्लूड किया जाता है जो कि ह्यूमन की नीड्स को कंप्लीट करते हैं। ह्यूमन एक्सप्लॉइटिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर, माइनिंग, ग्रेजिंग, सेटलमेंट। ह्यूमन लैंड को किस लिए एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए, माइनिंग के लिए, ग्रेजिंग के लिए, सेटलमेंट के लिए। लैंड रिसोर्सेज को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, वेरी स्टेबल रिसोर्सेज, मॉडरेटली स्टेबल रिसोर्सेज और वेरी अनस्टेबल रिसोर्सेज। मतलब वेरी स्टेबल वो हैं जहाँ तक अभी तक ह्यूमंस नहीं पहुंच पाए हैं, उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। मॉडरेटली स्टेबल मतलब जिनका कुछ कुछ यूज हुआ है लेकिन अभी पूरी तरीके से उनका यूज नहीं हो रहा है। और वेरी अनस्टेबल रिसोर्सेज में वो आ जाते हैं जहाँ की लैंड बिल्कुल ही बेकार कर चुके हैं ह्यूमंस अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। अब लैंड रिसोर्सेज में हमें पहला पार्ट है मिनरल्स। तो इट इज प्योर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो मिनरल क्या होता है, एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है दैट ऑकर नेचुरली, जो कि अर्थ क्रस्ट में हमें मिलता है
मिनरल आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मिनरल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, इनमें मेटल्स इंक्लूड होते हैं। मिनरल आर एक्सट्रीमली वैल्यूएबल टू ह्यूमंस, ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल मेटल मिनरल एक वैल्यूएबल कंपोनेंट होता है एक तरीके से। दीज आर थ्री टाइप, मिनरल्स तीन टाइप के होते हैं, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और फ्यूल्स। मेटेलिक मिनरल में जैसे आयरन हो गया आपका, कॉपर हो गया, ये सारी चीज़ें। नॉन मेटेलिक मिनरल में आपकी क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सारे आपके नॉन मेटेलिक मिनरल्स में आ जाते हैं। और फ्यूल्स में आपका कोल, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें जो भी आपको अर्थ के क्रस्ट में से मिलती हैं वो सारी चीज़ें आ जाती हैं फ्यूल्स में। सेकंड आता है लैंड का पार्ट, सॉइल। तो सॉइल क्या है? इट इज डिफाइंड एज आउटर मोस्ट थिन लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट विच सर्व एज मीडियम फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर रहेगी अर्थ की, उसे हम सॉइल कहते हैं, जो कि प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करती है। इट इज कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड मिनरल कंटेंट। ये किससे बनी होती है? ऑर्गेनिक और मिनरल कंटेंट से मिलकर बनी होती है। विच फॉर्म्ड बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ सॉइल, जो कि सॉइल के डिसइंटीग्रेशन से फॉर्म होते हैं। इट इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स फॉर्म्ड बाय इरोजन प्रोसेस, ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है जो कि इरोजन के प्रोसेस से फॉर्म होता है। द टॉप मोस्ट लेयर रिच इन ऑर्गेनिक मैटर कोल्ड ह्यूमस एंड मोर फर्टाइल। जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो ऑर्गेनिक मैटर में ज्यादा रिच होती है, मतलब बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं ह्यूमस, और या फिर ज्यादा फर्टाइल होती है ये। इट इज सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वाटर फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को न्यूट्रिएंट और वाटर इसी सॉइल में से मिलता है। द मेजर सॉइल ग्रुप, सॉइल के कुछ पार्ट्स बनाए गए हैं। एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, एसिड सॉइल, ये सारे सॉइल के पार्ट्स हैं। थर्ड पार्ट आता है हमारा एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर कवर नियरली 40% ऑफ लैंड सरफेस। एग्रीकल्चर ने पूरे लैंड सरफेस का 40% एरिया कवर कर रखा है। द टोटल वर्ल्ड एरिया सुटेबल फॉर क्रॉपिंग इज, टोटल पूरे वर्ल्ड में कितना एरिया सुटेबल है एग्रीकल्चर के लिए? 4.4 बिलियन हेक्टेयर, आउट ऑफ विच 1.6 बिलियन अंडर कल्टीवेशन, जिनमें से 1.6 बिलियन ऐसा है जो कि कल्टीवेशन हो रहा है, लेकिन अभी बाकी का एरिया जो है उस पर कल्टीवेशन नहीं हो रहा है। मोस्ट डोमिनेंट यूज ऑफ लैंड रिसोर्सेज बाय ह्यूमन इज एग्रीकल्चर। सबसे अच्छा यूज जो ह्यूमन करते हैं लैंड रिसोर्सेज का, वो करते हैं एग्रीकल्चर के प्रोसेस में, अपनी फूड की डिमांड्स को पूरा करने के लिए। फोर्थ है नेचुरल फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तो फॉरेस्ट प्रोडक्ट आर मटेरियल ड्राइव फ्रॉम फॉरेस्ट फॉर कंजप्शन एंड प्रॉफिटेबल यूज। फॉरेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है? वो कोई भी मटेरियल जो कि हम फॉरेस्ट से लेते हैं, किस लिए? या तो अपने कंजप्शन के लिए या फिर उससे प्रॉफिट कमाने के लिए उसे बेचकर, तो वो कहलाता है फॉरेस्ट प्रोडक्ट। दीज आर मेनली इंक्लूड, इसमें क्या क्या चीजें आती है? टिम्बर, फायरवुड, वुड पल्प, ये सारी चीजें फॉरेस्ट प्रोडक्ट के एग्जाम्पल हैं। फॉरेस्ट प्रोडक्ट आर यूज्ड फॉर, किस लिए हम इनका यूज करते हैं? कुकिंग के लिए, एनिमल को फीड करने के लिए, मेडिसिन के लिए और इनकम जनरेट करने के लिए। ठीक है। फिफ्थ आता है मेडिसिनल प्लांट, जो कि लैंड रिसोर्सेज में का ही एक पार्ट है। तो दीज आर वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स ऑब्टेन फ्रॉम लैंड यूज्ड बाय ह्यूमन। ये वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है जो कि ह्यूमन इसका यूज करते हैं, जो कि हमें लैंड से मिलता है। अबाउट 80% ऑफ वर्ल्ड कंट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन दिस प्लांट, और 80% से ज्यादा कंट्रीज जो हैंगी वो इन्हीं प्लांट्स पर डिपेंड हैंगी मेडिसिन बनाने के लिए। ठीक है। सिक्स्थ है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री एंड लिवलीहुड। फॉरेस्ट सर्व एज सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर मैनी इंडस्ट्री। कई सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनमें फॉरेस्ट एक तरीके से किसका? रॉ मटेरियल का काम करते हैं। अबाउट 2 बिलियन पीपल यूज फ्यूल वुड एंड चारकोल एज देयर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। और 2 बिलियन से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि फ्यूल वुड और चारकोल को यूज करते हैं एनर्जी के सोर्स के रूप में। मैनी शोल्ड टिम्बर फॉर लैंड एरियाज टू लॉगिंग कंपनीज। कई सारे क्या होते हैं? टिम्बर्स, जो पेड़ काट के लाते हैं टिम्बर्स, उन्हें बेच देते हैं किसे? जो लॉगिंग कंपनीज होती हैं। और दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर। जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमें नेचुरल डिजास्टर से प्रोटेक्ट करते हैं। अब अगर लैंड कवर एंड लैंड यूज चेंज। तो लैंड कवर रेफर्स टू बायो फिजिकल कवर ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। लैंड कवर क्या होता है? जो ऊपर से अर्थ के ऊपर एक कवर बना हुआ है किसी भी चीज का, अभी हम देखेंगे, चाहे वेजिटेशन हो, चाहे वाटर हो, कुछ भी हो, उसे हम लैंड कवर कहते हैं। वेदर चाहे वो वेजिटेशन का हो, वाटर का हो, सॉइल का हो, या फिर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे जो कुछ भी हो जिसने लैंड को कवर कर रखा है उसे हम कहते हैं लैंड कवर। इट कैन बी डिटरमाइंड बाय फील्ड सर्वे एंड एनालाइजिंग सैटेलाइट इमेज। इसे हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कितना लैंड कवर एरिया है? तो या तो हम उसका सर्वे करें, जा जाकर देखें, या फिर सैटेलाइट की इमेजेस की मदद से हम पता लगा सकते हैं।
लैंड कवर कैटेगराइज्ड इनटू 17 क्लासेस। लैंड कवर को हमने 17 क्लासेस में डिवाइड कर रखा है, जिनमें से कुछ दिए हैं जैसे कि टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में वुडलैंड, शर्बलैंड, ग्रासलैंड और कई सारे। ठीक है। लैंड यूज क्या होता है? तो लैंड यूज रेफर्स टू पर्पस द लैंड सर्व्स। वो पर्पस जिसके लिए लैंड का यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं लैंड यूज। लैंड यूज चेंज मीनिंग कन्वर्जन ऑफ टेरेस्ट्रियल लैंड सरफेस फॉर एथ्रोपेजेनिक यूज। लैंड यूज में क्या होता है, जो हमारी टेरेस्ट्रियल लैंड होती है हम उसे चेंज कर देते हैं अपने फायदे के लिए, उसे हम कहते हैं लैंड यूज। लैंड यूज हैज बीन इंक्रीजिंग यूज फॉर सेटलमेंट, एग्रीकल्चर, ग्रेजिंग, माइनिंग, अर्बनाइजेशन। लैंड का हम किस लिए ज्यादा यूज कर रहे हैं? या तो सेटलमेंट के लिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, ग्रेजिंग के लिए, माइनिंग के लिए या अर्बनाइजेशन के लिए। मेजर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ लैंड यूज चेंज आर। लैंड यूज करने से क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या इसके एनवायरमेंट पर इम्पैक्ट्स होते हैं? तो नंबर 1, क्लाइमेट चेंज हो जाता है, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाती है उस एरिया की, पॉल्यूशन बढ़ जाता है, डिफोरेस्टेशन हो जाता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है, वेस्ट एग्रीगेशन होता है। ठीक है। अब देखना है लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है। तो लैंड डिग्रेडेशन इट इज डिफाइंड एज डेटरेशन ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ लैंड ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन बाय ह्यूमंस। जब हम लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है उसे खत्म कर दें, किसकी वजह से? ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से, तो उसे हम कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन। इट अफेक्ट सॉइल केमिस्ट्री एंड सॉइल बायोडाइवर्सिटी। इससे क्या सॉइल की केमिस्ट्री और बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट होती है। इट हैव रिड्यूस द कैपेसिटी फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर ह्यूमन काइंड। और जो सॉइल पहले हमें गुड्स देती थी हमारी मदद के लिए, वह उसकी कैपेसिटी अब कम हो जाती है लैंड डिग्रेडेशन से। मेजर कॉजेज क्या क्या हैं लैंड डिग्रेडेशन के? डिफोरेस्टेशन होता है, सॉइल इरोजन, क्लाइमेट कंडीशन, ड्राउट, फ्लड, सॉइल पॉल्यूशन, अर्बनाइजेशन। इन चीजों की वजह से लैंड का डिग्रेडेशन होता है। अब अगर हमारे पास सॉइल इरोजन क्या होता है, तो इट इज लॉस और रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल ड्यू टू नेचुरल फिजिकल एजेंट लाइक विंड, वाटर एटसेट्रा। मतलब जब जो सबसे ऊपर वाली लेयर है सॉइल की वो खत्म होनी शुरू हो जाए, उसका लॉस होना, रिमूवल, हटना शुरू हो जाए, मतलब वो खत्म होने लगे एक तरीके से, किसकी वजह से? विंड, वाटर, इन सारी चीजों की वजह से, तो उसे हम कहते हैं सॉइल इरोजन। इट लीड्स टू प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल। इससे क्या होता है, जो प्रोडक्टिविटी होती है सॉइल की वो कम हो जाती है। एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, ओवरग्रेजिंग, डिफोरेस्टेशन, एक्सपोज्ड ऑफ सॉइल टू विंड एंड वाटर इरोजन। ज्यादा कल्टीवेशन करना, ओवरग्रेजिंग करना, डिफोरेस्टेशन, ये सारे रीजन होंगे सॉइल इरोजन के। ठीक है। रीजन क्या क्या है सॉइल इरोजन के? तो वेदर, क्लाइमेट, डिफोरेस्टेशन, सॉइल कंटेंट, कल्टीवेशन, ओवरग्रेजिंग। वही जो अभी मैंने ऊपर बताया वही दे रखा है इसको, आपको ये अलग करके। ठीक है। अब आएगा डेजर्टिफिकेशन टॉपिक। तो इट इज एन एक्सट्रीम केस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन विच सेमी ड्राई रीजन बिकम इंक्रीजिंगली एरिड, रिजल्ट इन लॉस ऑफ वाटर बॉडीज, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ। डेजर्टिफिकेशन क्या होता है? मतलब जो कुछ अभी सेमी एरिड रीजन्स हैं उनमें जब वाटर बॉडीज है वो खत्म होने लग जाए, वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, वो सारी चीजें बहुत कम होनी शुरू हो जाए और जिससे वो क्या हो जाए, एक तरीके से डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो उसे हम कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। वन मेजर प्रॉब्लम दैट अराइज आउट ऑफ डेजर्टिफिकेशन इज माइग्रेशन ऑफ पीपल। डेजर्टिफिकेशन की वजह से क्या होता है, वहां पर जो लोग रहते हैं फिर वो वहां से माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं। It began with land slowly getting degraded due to deforestation, overgrazing, modern agriculture practice, increasing urbanization, exploitation of groundwater। ये डेजर्टिफिकेशन होता किस चीज की वजह से है? वही सारे रीजन हैं, डिफोरेस्टेशन की वजह से, ओवरग्रेजिंग की वजह से, मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, एक्सप्लोइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, इन सब की वजह से डेजर्टिफिकेशन होता है। इट लीड्स टू लॉस ऑफ फार्मलैंड, इंक्रीज इन हंगर, पॉवर्टी, सोशल इनइक्वलिटी, ओवर पॉपुलेशन। ये इसकी वजह से क्या क्या नुकसान हो जाते हैं? तो जो फार्म मतलब खेती करने वाली एक तरीके से लैंड होती है वो खत्म हो जाती है, हंगर मतलब भुखमरी आ जाती है एक तरीके से, पॉवर्टी बढ़ जाती है, सोशल इनइक्वलिटी बढ़ जाती है और पॉपुलेशन किसी एरिया की ज्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है डिफोरेस्टेशन। तो इट इज क्लियरिंग और परमानेंट रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट एरिया सो दैट इट इज अवेलेबल फॉर अदर यूजेस। मतलब जब हम परमानेंट साफ कर दें, मतलब काट दें पेड़ों को, फॉरेस्ट एरिया को काट के साफ कर दें परमानेंटली, किस लिए? हमें वहां पर कुछ और काम करना है, उसकी वजह से जब हम फॉरेस्ट को हटा दे तो उसे हम कहते हैं डिफोरेस्टेशन। इट लीड्स टू लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन। ये इससे क्या क्या इंपैक्ट होते हैं? तो लैंड डिग्रेडेशन होता है, सॉइल इरोजन होता है, डेजर्टिफिकेशन होता है। अब कॉजेज क्या क्या है डिफोरेस्टेशन के? तो नंबर 1, एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन के लिए हम फॉरेस्ट को काट देते हैं। सेकंड, अर्बनाइजेशन के लिए काट देते हैं। थर्ड, हार्वेस्टिंग वुड फॉर यूज एज फायरवुड, फायरवुड के लिए काट देते हैं कि हमें वुड चाहिए।
फोर्थ, फॉरेस्ट फायर हो जाती है तो डिफोरेस्टेशन होता है। इलीगल लॉगिंग मतलब लोग इलीगली पेड़ काट के ले जाते हैं तो उसकी वजह से डिफोरेस्टेशन हो जाता है। माइनिंग की वजह से डिफोरेस्टेशन होता है। अब आएगा हमारे पास एक टॉपिक, इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग एंड डैम बिल्डिंग। माइनिंग और डैम बिल्डिंग बनाने के क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं। तो डिफोरेस्टेशन होता है, लॉस ऑफ वेजिटेशन होता है। कैसे, जब हमें कोई भी माइन या डैम बनाना पड़ेगा तो वहां के लिए हमें एक बहुत बड़े एरिया की जरूरत पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट को काट देते हैं और वहां पर माइनिंग और डैम बना देते हैं। तो इससे डिफोरेस्टेशन होता है और वहां की जो वेजिटेशन है वो खत्म हो जाती है। सेकंड है पॉल्यूशन। माइनिंग की वजह से पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, उसमें जब हम माइनिंग करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा धूल वगैरह उड़ती है। थर्ड है लैंड डिग्रेडेशन एंड वाटर लॉस। क्या होता है, लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है उस एरिया में वो कम हो जाती है डैम की वजह से और माइनिंग की वजह से, और वाटर खत्म हो जाता है क्योंकि माइनिंग के प्रोसेस में बहुत ज्यादा वाटर का यूज होता है। डी एस सिल्टेशन। सिल्टेशन क्या होता है, मतलब जो वन ऑफ द प्रॉब्लम फेस्ड बाय डैम इंडस्ट्री, जो डैम बनाते हैं उनको सबसे ज्यादा ये फेस करनी पड़ती है, विच इज इंक्रीज डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट ब्रॉट अलोंग बाय रिवर एट बॉटम ऑफ डैम। क्या होता है, जब रिवर आती है और उस पर कोई डैम बनाया जाता है तो क्या होता है, रिवर अपने साथ में कुछ सेडिमेंट्स मतलब एक तरीके से रेत लेकर आती है बहता हुआ, और वो जब डैम में आके पानी रुक जाता है तो वो रेत सारा नीचे जाके जमा हो जाता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसे हम कहते हैं सिल्टेशन। तो इससे क्या होता है, जो डैम की कैपेसिटी होती है वाटर स्टोर करने की वो कम हो जाती है क्योंकि नीचे तो रेत इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ई है बायोडाइवर्सिटी लॉस। इनकी वजह से वहां के एरिया में जो बायोडाइवर्सिटी वगैरह होती हैं वो सारी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाती हैं। एफ है डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी। अब अगर हमें कहीं डैम या माइनिंग करनी है तो वहां पर जो पहले से लोग रह रहे होते हैं उन्हें हमें हटाना होता है। यह हो गया हमारा कंप्लीट लैंड रिसोर्स के बारे में। अब आएगा हमारे पास एनर्जी रिसोर्स। तो एनर्जी मींस एबिलिटी कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या होती है, एबिलिटी या कैपेसिटी काम करने की, तो उसे हम कहते हैं एनर्जी। टू लॉ देंगे एनर्जी के। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम एनर्जी को बना सकते हैं ना एनर्जी को खत्म कर सकते हैं। इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बस इसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। सम एनर्जी इज ऑलवेज डिसिपेटेड इनटू अनअवेलेबल फॉर्म। कुछ ऐसी एनर्जी है जो हमेशा अनअवेलेबल फॉर्म में रहती है और हम उसका यूज नहीं कर पाते। एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड वेजिटेशन फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन ऑफ सेल्स। एनर्जी की जरूरत सभी को होती है, चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वेजिटेशन हो, सभी को एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अबाउट 99.8% एनर्जी कम फ्रॉम सोलर रेडिएशन। जो पूरे अर्थ की 99.8% एनर्जी है वो कहाँ से आती है, वो सोलर एनर्जी से आती है, सोलर रेडिएशन से। अब आएगा ग्रोइंग एनर्जी नीड्स। तो द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ प्रोसेस ऑफ कंट्री रिक्वायर जनरेशन एज वेल एज कंजप्शन ऑफ एनर्जी। अगर हमें कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट करना है तो हमें एनर्जी के कंजप्शन की जरूरत पड़ेगी। ग्रोइंग एनर्जी नीड्स इज इंडेक्स ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। ये एक इंडेक्स होता है जो बताता है कि कोई नेशन कितना डेवलप कर रहा है, जिस अकॉर्डिंग से वो एनर्जी कंज्यूम करता है। रीजन क्या है एनर्जी के डिमांड के बढ़ने के, तो ग्लोबलाइजेशन में ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है जिसमें हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। बी है इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल की फॉर्म में। सी है इंक्रीजिंग वेल्थ बढ़ने की वजह से अब लोग एनर्जी की डिमांड और कंजप्शन ज्यादा शुरू कर देते हैं। डी रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से भी एनर्जी रिसोर्सेज की ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब आएगा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी के दो सोर्सेज हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। रिन्यूएबल सोर्सेज में क्या आते हैं, वो सोर्सेज जिनका यूज हम एक से ज्यादा बार कर सकते हैं और वो कभी भी खत्म नहीं होते, हमारे पास अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट हैं, वो सारे होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसमें क्या क्या आते हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, अर्बन वेस्ट एनर्जी, एग्रीकल्चर वेस्ट एनर्जी, ये सारे सोर्सेज आते हैं इसमें। दीज आर नॉन पॉल्यूटिंग एंड इको फ्रेंडली। ये नॉन पॉल्यूटिंग होते हैं और इको फ्रेंडली होते हैं। इसी का बिल्कुल उल्टा नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमारे पास एक लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल हैं और अगर ये एक बार खत्म हो जाए तो इनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर फ्यूल, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। एडवांटेज दिए गए हैं रिन्यूएबल सोर्सेज के, तो अवेलेबल इन एडिक्वेंट क्वांटिटी, हमारे पास एक अनलिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल हैं, फ्री टू यूज़ हैं। इनमें कार्बन इमिशन जीरो होता है, मतलब पॉल्यूशन नहीं करते, इको फ्रेंडली होते हैं, लीस्ट एक्सपेंसिव होते हैं, और दीज रिसोर्सेज हेल्प इन क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटी। और इन रिसोर्सेज की वजह से जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। डिसएडवांटेज क्या है, तो हाई कॉस्ट ऑफ इनिशियल, जब हमें स्टार्टिंग में कोई रिन्यूएबल सोर्स
मतलब डेवलप करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें स्टार्टिंग में उसका सेटअप जो होता है वो थोड़ा महंगा होता है। सेकंड, नॉन अवेलेबिलिटी एट ऑल टाइम, हमेशा अवेलेबल नहीं रह सकता, अभी है लेकिन हमारे पास। थर्ड है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज प्रोड्यूस करने के लिए हमें वहाँ पर प्लांट वगैरह सेटअप करने पड़ते हैं, जिससे बायोडाइवर्सिटी और फॉरेस्ट का लॉस होता है। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का एडवांटेज दे रखे हैं, तो ये चीपर होते हैं, इजी टू यूज होते हैं, रिलीज ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी देते हैं ये, जितने रिन्यूएबल सोर्सेज नहीं देते उससे ज्यादा एनर्जी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज देते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या गए हैं, तो लिमिटेड है हमारे पास और एक दिन में आकर खत्म हो जाएंगे। दिस विल नॉट एसेसेबल फॉर एवरीवन, हर किसी को अवेलेबल नहीं होते, एसेसेबल नहीं होते, और ये इको फ्रेंडली भी नहीं होते हैं। टाइप दिया है रिन्यूएबल एनर्जी के, तो सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि हम सन की रेडिएशन से प्रोड्यूस करते हैं, उसे सोलर एनर्जी कहते हैं। सेकंड है विंड एनर्जी, हाई स्पीड विंड के चलने की वजह से जो हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसे विंड एनर्जी कहते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, रनिंग वाटर में से जब हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो उसे हम रनिंग या फॉलिंग वाटर में से, तो उसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। फोर्थ है हाइड्रोजन एनर्जी। हाइड्रोजन क्या एनर्जी कौन सी होती है, एज हाइड्रोजन बर्न इन एयर इट कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर विद इनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। जब हाइड्रोजन को जलाया जाता है एयर के प्रेजेंस में, तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर वाटर बना देती है और एक बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी क्रिएट कर देती है। फिफ्थ है ओशियन एनर्जी। ओशियन की जो टाइड्स होती है, मतलब जो वेव्स होती है एक तरीके से, उनसे जब हम एनर्जी बना लेते हैं तो उसे ओशियन एनर्जी कहते हैं। सिक्स्थ है टाइडल एनर्जी। तो जो वाटर की टाइड्स होती हैं उनके ऊपर उठने की वजह से और वापस नीचे गिरने की वजह से जो जब एनर्जी क्रिएट कर ली जाती है तो उसे टाइडल एनर्जी का नाम दे दिया जाता है। अब आएगा एनर्जी कंटेंट ऑफ फोसिल फ्यूल एंड बायोगैस। फोसिल फ्यूल और बायोगैस में क्या क्या एनर्जी कंटेंट होते हैं उनके बारे में। तो नंबर वन है कोल। तो इट वाज फॉर्म ड्यूरिंग कार्बोनिफेरस एज। ये कब फॉर्म हुआ था, कार्बोनिफेरस एज में फॉर्म हुआ था, लगभग 255 से 350 मिलियन ईयर्स एगो। द प्लांट एंड एनिमल ड्यूरिंग दिस पीरियड गेटिंग ब्यूरिड। क्या हुआ था, जो प्लांट एंड एनिमल थे वो उस टाइम पर जो नेचुरल कैलेमिटी आई थी उस टाइम पर, उससे जमीन के नीचे दब गए और कई सालों तक दबे रहने की वजह से और अर्थ के प्रेशर की वजह से वो पीट और कोल में कन्वर्ट हो गए। पीट इज ऑल्सो नोन एज प्रीकर्सर ऑफ कोल। पीट क्या होता है, जब कोल बनने से पहले जो चीज बनती है उसे हम प्रीकर्सर वो पीट कहते हैं। इट इज सॉफ्ट, ये एक सॉफ्ट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो कि डिकेड प्लांट और डिपॉजिट को कंसिस्ट करता है। व्हेन सब्जेक्ट टू हाई प्रेशर एंड हीट पीट बिकम्स कोयल। और जब उस पर ज्यादा हाई प्रेशर और एनर्जी हीट होती है तो उससे वो कोल में कन्वर्ट हो जाता है। कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है पीट की वो होती है 5400 किलो कैलोरी पर ग्राम। ठीक है। सेकंड है पेट्रोलियम। तो इट इज कंसिडर्ड एज लाइफलाइन ऑफ इकोनॉमी एट ग्लोबल लेवल। आज के टाइम पर ये हर इकोनॉमी की लाइफलाइन है एक तरीके से। एंड इज क्लियरर देन कोल। और कोल से ये थोड़ा सा साफ होता है, जितना कोल पोल्यूशन करता है उतना ये पोल्यूशन नहीं करता। 67% of total petroleum reserve are restricted to 13 country in world together form OPEC। जो 67% है टोटल पेट्रोलियम का रिजर्व वो 13 कंट्रियों ने एक्वायर कर रखा है, जिन्हें हम OPEC के नाम से जानते हैं। आगे है नेचुरल गैस। तो अ फॉसिल फ्यूल गिफ्ट फ्रॉम नेचर इज कंपोज्ड ऑफ मिथेन विद स्मॉल अमाउंट ऑफ इथेन इन प्रोपेन। ये फॉसिल फ्यूल एक गिफ्ट है नेचर का। इसमें क्या क्या आता है, मिथेन 95% है और साथ में थोड़ी अमाउंट में इथेन और प्रोपेन है। इट इज क्लीनेस्ट सोर्स, ये सबसे क्लीनेस्ट सोर्स है एनर्जी का। इजिली ट्रांसपोर्टेड हो जाता है पाइपलाइन के थ्रू और बिना स्मोक या पॉल्यूशन के जलता है ये। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट नेचुरल रिसोर्सेज और एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में कंप्लीट यूनिट। आगे देखते हैं और कौन सी यूनिट है। अब यूनिट नंबर 4 है कि हमारे पास पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन इज एन अल्टरेशन इन फिजियोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल नेचर ऑफ एयर वाटर एंड सॉइल दैट अल्टीमेटली अफेक्ट होल एनवायरमेंट। मतलब ये क्या होता है पॉल्यूशन, अल्टरेशन, जब हमारे एयर में, वाटर में, सॉइल में कुछ कंटेंट्स की वजह से चेंज आ जाए तो उसे हम पॉल्यूशन कहते हैं। पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय मैन मेड और नेचुरल एक्टिविटी। मैन मेड एक्टिविटी हैं, कुछ नेचुरल एक्टिविटी हैं जिनकी वजह से पॉल्यूशन होता है और ये पूरे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। क्लासिफिकेशन किया गया है पॉल्यूशन का। नंबर 1 नेचर ऑफ पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट के नेचर के बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया गया है, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूशन और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूशन। तो बायोडिग्रेडेबल कौन सा होता है, दीज आर दो सब्सटेंस विच कैन डिकम्पोज नेचुरली इन प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो सब्सटेंस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से अपने आप डिकम्पोज हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल रिसोर्सेज।
नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं? वेस्ट एक तरीके से पॉल्यूशन जो कि सब्सटेंस डिकम्पोज होते ही नहीं है सिंपलर फॉर्म में, वो हमेशा नेचर में प्रेजेंट रहते हैं, वो कभी भी डिकम्पोज नहीं होते, वो आते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में। सेकंड है कंपोनेंट ऑफ एयर। एयर के कंपोनेंट के बेसिस पर पॉल्यूशन को हमने डिवाइड करा है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, रेडिएक्टिव पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन। सबसे पहले आएगा एयर पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन कॉज्ड बाय मैन मेड एंड नेचुरल एजेंट द डिग्रेडेड क्वालिटी ऑफ एयर एंड हैज इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। जब मैन मेड और नेचुरल एक्टिविटीज की वजह से एयर की क्वालिटी खराब हो जाए तो उसे हम कहते हैं एयर पॉल्यूशन, और इसका असर पूरे एनवायरनमेंट पर पड़ता है। द एनवलप ऑफ एयर सराउंड द अर्थ सरफेस कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो अर्थ के सरफेस पर एयर का एनवलप बना हुआ है, एक तरीके से कवर कर रखा है, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इट कंसिस्ट गैसेज। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? गैसेज, पार्टिकल्स, वाटर वेपर एंड बायोलॉजिकल पार्टिकल्स। कैटेगरीज दिए हैं एयर पॉल्यूटेंट की। तो एजेंट विच कॉज एयर पॉल्यूशन कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट। एयर पॉल्यूटेंट कौन होते हैं? जो सब्सटेंस की वजह से एयर पॉल्यूशन होता है उन्हें हम एयर पॉल्यूटेंट कहते हैं। एयर पॉल्यूटेंट को हमने डिवाइड कर रखा है ओरिजिन के बेसिस पर, प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट आर दोज विच हैव देयर ओन ओरिजिन एंड हैव डायरेक्ट इमिशन इनटू एटमॉस्फेयर। मतलब वो जिनका अपना खुद का ओरिजिन है और डायरेक्टली एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाते हैं, जैसे कि डस्ट पार्टिकल, वो कहलाते हैं प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट है दोज विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम प्राइमरी। वो एयर पॉल्यूटेंट जो कि प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट से निकलते हैं उसके बाद एनवायरनमेंट में जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर दो तरीके के आएंगे एयर पॉल्यूटेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन होते हैं? जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है सब्सटेंसेस में, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं पॉल्यूटेंट। और इनऑर्गेनिक कौन से होते हैं? दोज विच हैव मिक्स्ड फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड एंड डोंट हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन। वो सब्सटेंस जिनमें बाकी चीजों का कंपाउंड होता है बट हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट नहीं होती, वो इनऑर्गेनिक एयर कंपाउंड एयर पॉल्यूटेंट कहलाते हैं। काइंड ऑफ मैटर के बेसिस पर हमने दो तरीके के एयर पॉल्यूटेंट कर रखे हैं, साइज सिगरेटेड पार्टिकल और गैसियस एयर पॉल्यूटेंट। साइज सिगरेटेड पार्टिकल कौन से होते हैं? इन साइज रेंजिंग फ्रॉम 10 नैनो एनएम टू लेस देन -1 नैनो एमएम। साइज के बेसिस पर अगर कोई ऐसा पार्टिकल है जो कि 10 नैनो एमएम और से लेकर -1 तक का है तो वो साइज सिगरेटेड पार्टिकल की कैटेगरी में आता है, और बाकी गैसेज एयर पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो ये टाइप हो गए एयर पॉल्यूटेंट की कैटेगरी हमने देखी। अब आएंगे हमारे पास सोर्सेज क्या हैं एयर पॉल्यूशन के। तो नेचुरल सोर्सेज हैं सच एज थंडरस्टॉर्म की वजह से, इमिशन ऑफ गैसेज, वोल्केनिक इरप्शन, इन सब की वजह से जो एयर पॉल्यूशन होता है उसे हम नेचुरल सोर्स कहते हैं कि नेचुरल सोर्सेज की वजह से हुआ एयर पॉल्यूशन। एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज हम तक एक तरीके से कह सकते हैं। मेन मेड सोर्सेज कौन से हैं? तो हाउस होल्ड का वर्क, इंडस्ट्रीज, गैसोलीन, एग्जॉस्ट, एग्रीकल्चर, इन सब की वजह से जब एयर पॉल्यूशन होता है तो उसे एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज कहते हैं। एयर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? तो नंबर 1, लो सल्फर फ्यूल शुड बी इनकरेज टू यूज टू रिड्यूस इमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। जिनमें लो सल्फर वाले फ्यूल का यूज करना चाहिए जिससे सल्फर का इमिशन ना हो, सल्फर डाइऑक्साइड ना बने। ओल्ड व्हीकल विच आर ओल्डर देन 15 ईयर शुड डिस्कार्डेड। कोई भी व्हीकल जो 15 साल से पुराना है उसे बैन कर देना चाहिए। फॉर कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन टू मेन एक्ट आर इम्प्लीमेंटेड। एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए 2 एक्ट बनाए गए हैं, द एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट 1981, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एक्ट 1986। फोर्थ है इमिशन नॉर्म्स आर परमिसिबल लिमिट सेट बाय मॉडल एजेंसी फॉर पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ व्हीकल। हर व्हीकल के लिए कुछ नॉर्म सेट कर देने चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड सेट कर देने चाहिए कि इससे ज़्यादा अगर आपका व्हीकल पॉल्यूशन कर रहा है तो आपका व्हीकल बैन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट कंसेप्ट एयर पॉल्यूशन का। अब आएगा सेकंड, नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है। तो नॉइज पॉल्यूशन इज अनवांटेड एंड अनप्लीजेंट साउंड। कोई भी अनवांटेड या अनप्लीजेंट साउंड जो हमारे ईयर्स को अच्छा ना लगे उसे हम कहते हैं नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन डिफाइंड एज अनवांटेड साउंड रिलीज्ड इन एटमॉस्फेयर एंड मे क्रिएट एडवर्स इफेक्ट। कोई भी अनवांटेड साउंड जो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है और उसका इफेक्ट पूरे एनवायरनमेंट पे पड़ रहा है तो वो कहलाता है नॉइज पॉल्यूशन। द साउंड इंटेंसिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डेसिबल। डेसिबल की टर्म्स में हम साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। देयर आर नंबर ऑफ सोर्सेज अवेलेबल इंडोर एंड आउटडोर फॉर साउंड जनरेशन। साउंड जनरेशन के तो आपको सोर्सेज पता ही है, मशीनरी, म्यूजिक, स्पीकर, माइक, ये सारे साउंड नॉइज पॉल्यूशन के सोर्सेज हो जाते हैं। अब इफेक्ट क्या होता है नॉइज पॉल्यूशन का? तो साउंड ऑफ 80 to 100 डेसिबल इज इमिटेड बाय मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल में से 80 से 100 डेसिबल का साउंड निकलता है। मशीनरी से यही साउंड निकलता है।
इसकी वजह से इमोशनल और बिहेवियरल चेंज आ जाता है सबके अंदर, और सच एक्सपोजर टू मशीनरी कैन कॉज कंप्लीट हियरिंग ऑफ लॉस। और मशीनरी का कुछ कुछ का साउंड इतना तेज होता है जिससे हमारे कान भी खराब हो सकते हैं। सेकंड है साउंड अबव 110 डेसिबल कॉल्ड एक्सप्लोसिव साउंड। जो साउंड 110 डेसिबल की इंटेंसिटी से ज़्यादा का होता है उसे हम एक्सप्लोसिव साउंड कहते हैं। और इसकी वजह से क्या हो सकता है, वॉमिटिंग स्टार्ट हो सकती है, कॉन्शियस ने आप इनकॉन्शियस हो सकते हैं। थर्ड है ए सोनिक बूम में ऑल्सो डैमेज प्रॉपर्टी सच एज विंडो ग्लास। अगर कोई एक सोनिक बूम मतलब एकदम से कोई बहुत तेज आवाज हो तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रॉपर्टी को भी डैमेज पहुंच सकता है, आपके ग्लासेस वगैरह टूट सकते हैं। अब नॉइज पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, तो नंबर 1 नॉइज रिडक्शन इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का जो नॉइज है उसे कम करना चाहिए नई मशीनरी अडॉप्ट करके। सेकंड रिडक्शन इन कम्युनिटी नॉइज। कम्युनिटी नॉइज में मतलब जो सोसाइटी में लाउड स्पीकर वगैरह चलते हैं उन्हें बंद कर देना चाहिए। थर्ड रिडक्शन ऑफ ट्रैफिक नॉइज। ट्रैफिक नॉइज का रिडक्शन कम कर देना चाहिए, हॉर्न वगैरह का बैन करके जो ज़्यादा साउंड वाले हों। फोर्थ रिडक्शन ऑफ जेट नॉइज। जो एरोप्लेन से आवाज़ होती है उसे कम करने के लिए क्या करना चाहिए, जो एरोप्लेन्स वगैरह एयरपोर्ट वगैरह हैं वो बहुत दूर लगाने चाहिए सोसाइटियल एरिया से। फिफ्थ है लीगल कंट्रोल। मतलब जैसे नॉइस एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक्ट लगाए गए थे वैसे इसके लिए भी लगे हैंगे, वो फॉलो करने चाहिए। जैसे कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उन्हें कुछ एक्ट इम्प्लीमेंट करने चाहिए। ये हो गया आपका नॉइज पोल्यूशन कंप्लीट। अब आएगा हमारे पास वाटर पोल्यूशन। तो नियरली 50% ऑफ ऑल मैराइन पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय सीवेज एंड वेस्ट। जो वाटर का पॉल्यूशन होता है उसका 50% पॉल्यूशन किसकी वजह से होता है, सीवर और जो वेस्ट वाटर डिस्चार्ज करती है इंडस्ट्री उसकी वजह से होता है। वाटर पॉल्यूशन मीन्स वन और मोर सब्सटेंस बिल्डिंग अप इन एक्वेटिक बॉडीज टू लिमिट दैट कॉज ट्रबल टू लाइफ फॉर्म्स। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, जब वाटर में कोई ऐसा सब्सटेंस मिक्स हो जाए जो कि उसके लिए सूटेबल नहीं है और एक्वेटिक लाइफ को वो खराब कर दे तो उसे हम वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं वाटर पॉल्यूशन के, तो यूट्रोफिकेशन। इट रेफर्स टू एनरिचमेंट ऑफ फ्रेश वाटर बॉडी बाय एक्युमुलेशन ऑफ नाइट्रेट एंड फॉस्फेट मोस्टली ड्यू टू रिजल्ट ऑफ एथोपेजेनिक एक्टिविटी द वाटर यूजुअली बिकम ग्रीनिश। ये कौन क्या होता है, मतलब जब वाटर बॉडीज में क्या बढ़ जाए, नाइट्रेट और फॉस्फेट बढ़ जाए, किसकी वजह से, मैन में ह्यूमंस की एक्टिविटीज की वजह से, जिसकी वजह से वाटर ग्रीन कलर का हो जाए तो उसे हम यूटोरोफिकेशन कहते हैं। ठीक है। सेकेंड है बायो एक्यूमुलेशन। मतलब इट इज एग्रीगेशन ऑफ सब्सटेंस लाइक पेस्टिसाइड्स मेटल एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जब वाटर बॉडीज में हमारा पेस्टिसाइड्स मेटल और ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनकी अमाउंट बढ़ जाए जिसकी वजह से वाटर अफेक्ट हो उसे हम बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं। थर्ड है बायोलॉजिकल पॉल्यूशन ऑफ वाटर। मतलब वाटर बोर्न डिसीज आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस माइक्रोब्स आर सोर्स ऑफ फूड बोर्न डिसीज। मतलब जब वाटर में कुछ ऐसे माइक्रोब्स आ जाएं जो उसे ऐसा करते हैं अगर उसे कोई पी ले तो वो डिजीज का शिकार हो सकता है, तो ये भी वाटर पॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है। अब स्टेप्स क्या हैं वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के। नंबर 1 अवेयरनेस हमें इंक्रीज करनी चाहिए कि वाटर पॉल्यूशन की वजह से ये इफेक्ट हो सकते हैं, तो वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल किया जा सकता है। लेजिस्लेशन मतलब रूल्स बनाए जाने चाहिए, उसे कंट्रोल करने के लिए एक्ट्स वगैरह इंप्लीमेंट किए जाने चाहिए। फोर्थ है थर्मल पॉल्यूशन। तो थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन ड्यू टू हीट इज पॉपुलरली नोन एज थर्मल पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन जब हीट के साथ हो, मतलब सिंपल नॉर्मली वाटर पॉल्यूशन हो रहा है तो वो कहलाता है वाटर पॉल्यूशन। अगर वाटर पॉल्यूशन में जो वाटर है वो गर्म हो जाए तो उसे हम थर्मल पॉल्यूशन का नाम दे देते हैं। हॉट वाटर फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एंटर द वाटर बॉडी एंड अफेक्ट वाटर बॉडी। क्या होता है, कई बार कोई कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैंगी उनमें से गर्म पानी निकलता है और उसे वाटर बॉडी में जोड़ दिया जाता है और वो डायरेक्ट वाटर बॉडीज में जाकर मिल जाता है, तो इसकी वजह से वाटर बॉडीज की जो डाइवर्सिटी है वो अफेक्ट होती है और ये थर्मल पॉल्यूशन कहलाता है। सेवरल इंडस्ट्री थर्मल पावर प्लांट न्यूक्लियर प्लांट आर यूज लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एज कूलिंग एजेंट। जो कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जैसे थर्मल पावर प्लांट होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, ये क्या करते हैं, वाटर का यूज करते हैं कूलिंग एजेंट के रूप में और उसके बाद वाटर हीट हो जाता है फिर उसे वाटर बॉडी में छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं। इसकी वजह से थर्मल पॉल्यूशन बढ़ जाता है। इफेक्ट क्या होते हैं थर्मल पॉल्यूशन के, जो स्मॉल एनिमल्स हैं, फिशेज हैं, वो मर जाते हैं गर्म पानी की वजह से। सेल वॉल ऑफ एनिमल, जो एनिमल्स की सेल वॉल होती है वो डैमेज हो जाती है। थर्ड हॉट वाटर अफेक्ट एंजाइम एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जो गर्म पानी होता है वो प्लांट्स एंड एनिमल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। फोर्थ थर्मल पॉल्यूशन अफेक्ट ओवरऑल इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोसिस्टम का पूरा बैलेंस बिगाड़ देता है।
कंट्रोल कैसे किया जा सकता है थर्मल पॉल्यूशन? द वाटर शुड अलाउड टू कूल डाउन बिफोर डिस्चार्ज। तो इंडस्ट्री को इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए कि पानी छोड़ने से पहले उसे ठंडा करें। थर्ड, कूलिंग टावर एंड फंक्शन शुड अलाउड टू कूल डाउन बिफोर बीइंग डिस्चार्ज। इंडस्ट्रीज में जो कूलिंग टावर होते हैं, फाउंटेन होते हैं, उन्हें लगवाना चाहिए। थर्ड है, अ लार्ज टैंक एंड रिजर्वेयर शुड कंस्ट्रक्टेड टू रिटेन वाटर फॉर लॉन्गर टाइम। और एक बड़ा टैंक बनाना चाहिए, रिजर्वायर बनाना चाहिए गर्म पानी को इकट्ठा करने के लिए और उसे ठंडा होने के लिए छोड़ने के लिए। नेक्स्ट है सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है? सॉइल इज अफेक्टेड बाय चेंज इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन एज वेल एज वाटर कंटेंट एंड माइक्रोबायल पॉपुलेशन। सॉइल को जब सॉइल अफेक्ट हो जाए किसकी वजह से, या तो एटमॉस्फेयर की कंडीशन की वजह से, वाटर के कंटेंट की वजह से, या उसमें माइक्रोब्स की जो अमाउंट है वो कम ज़्यादा हो जाए, तो सॉइल पॉल्यूशन होता है। इट इज डिफाइंड एज अनडिजायरेबल चेंज इन नेचुरल फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ सॉइल। जब सॉइल के नेचुरल फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल कंपोनेंट में सॉइल में चेंज आ जाए तो उसे हम सॉइल पॉल्यूशन कहते हैं। इम्पैक्ट है सॉइल पॉल्यूशन के, देखिए डिक्रीज फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। सॉइल माइक्रोबियल पॉपुलेशन जो होती है वो अफेक्ट होती है और सॉइल की प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। इट डिस्ट्रॉय सॉइल फ्लोरा एंड फोना। सॉइल के अंदर जो फ्लोरा और फोना होते हैं, मतलब एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, वो अफेक्ट होते हैं। फोर्थ, डेवलप अनहेल्दी कंडीशन फॉर प्लांट ग्रोथ, और प्लांट की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है। कंट्रोल मेजर्स फॉर सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं? तो कंट्रोल ऑफ यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स का जो यूज़ है वो कम से कम करना चाहिए। कंट्रोल द यूज ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर्स का यूज़ कम करना चाहिए। कंट्रोल पॉल्यूशन ड्यू टू गार्बेज। गार्बेज की वजह से जो पॉल्यूशन होता है उसे रोकना चाहिए। एसिड रेन को कंट्रोल करना चाहिए, मतलब एसिड कम से कम रिलीज करना चाहिए वाटर बॉडीज में। डिस्चार्ज ऑफ हॉट लिक्विड एंड ऑयल इन सॉइल। गर्म चीज, कोई भी गर्म लिक्विड या तेल वगैरह मिट्टी में नहीं डालना चाहिए। तो ये हो गया आपका सॉइल पॉल्यूशन का कंटेंट। अब आएगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो क्या है? वेस्ट इज नोन एज मटेरियल और सब्सटेंस और बाय प्रोडक्ट दैट इज नॉट फाउंड यूजफुल आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इट्स यूज। वेस्ट क्या होता है? कोई भी मटेरियल या सब्सटेंस जो कि बाय प्रोडक्ट होता है और अब यूजफुल नहीं रहता उसके यूज के बाद, तो उसे हम वेस्ट कह देते हैं। सॉलिड वेस्ट कैन बी पेपर, मेटल, ग्लास, ऑर्गेनिक मैटर। सॉलिड वेस्ट कुछ भी हो सकता है, चाहे पेपर हो, मेटल हो, ग्लास हो, सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए, तो वो सॉलिड वेस्ट कहलाता है। टाइप्स आएंगे वेस्ट के। ई वेस्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, मतलब जो कि इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स का वेस्ट होता है, जैसे टेलीविजन, लैपटॉप, मोबाइल्स, इनका जो वेस्ट होता है उसे ई वेस्ट कहते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट, मतलब जो भी हॉस्पिटल वगैरह से वेस्ट निकलता है, सिरेंज, पट्टियाँ और कई सारी चीज़ें, दवाइयाँ, ये सारा बायोमेडिकल वेस्ट में आता है। थर्ड है प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट में क्या आता है? सिंगल यूज प्लास्टिक, जैसे कि स्ट्रॉज, प्लेट्स, फूड की पैकेजिंग, ये सारे प्लास्टिक वेस्ट में आते हैं। प्लास्टिक कैन नॉट डिकम्पोज। प्लास्टिक को ना तो डिकम्पोज किया जाता है और ना ही माइक्रो प्लास्टिक को ब्रेक डाउन कर पाते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट 5R प्रिंसिपल। अब इस वेस्ट को मैनेज कैसे किया जा सकता है? तो 5R प्रिंसिपल हमें फॉलो करना चाहिए। नंबर 1 है रिड्यूस, मतलब हमें वेस्ट जनरेशन को कम से कम करना चाहिए। हाउस होल्ड में कम से कम वेस्ट जनरेशन किया जाना चाहिए। सेकंड है रीयूज, मतलब हमें रीयूज की हैबिट डालनी चाहिए, मतलब एक ही चीज़ को कई बार यूज अगर हम कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। थर्ड है रिसाइकल, मतलब सिग्रेशन ऑफ वेस्ट इन पैरामाउंट फॉर रिसाइकलिंग वेस्ट। वेस्ट को जो सही वेस्ट हो जिसे हम रिसाइकल कर सकते हैं उसे अलग रखना चाहिए और उसे रिसाइकल के लिए देना चाहिए। फोर्थ है रिकवर। इट इज मेथड वेयर मोर रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एंड रिप्रोसेस वेस्ट इनटू एनर्जी। इसमें क्या होता है? जो वेस्ट होता है हम उससे एनर्जी बनानी चाहिए, उसे रिकवर कहते हैं। फिफ्थ है रिफ्यूज। इट इज गेट रिड ऑफ वेस्ट जनरेटेड एंड डम्प्ड अकॉर्डिंगली इन लैंडफिल्स एंड डंप साइट्स। मतलब रिफ्यूज में क्या होता है? जो वेस्ट है उसे ऐसे ही कहीं भी नहीं डालना चाहिए, सिर्फ जहाँ लैंडफिल्स हों, गार्बेज की और डंप साइट्स हों वहीं पर उसे फेंकना चाहिए। तो ये कंप्लीट कंटेंट हो गया आपका किसका? एयर पॉल्यूशन वाली यूनिट का। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सारी चारों यूनिट को बहुत ही डिटेल में देख लिया है। चारों यूनिट को, सभी कंसेप्ट्स को मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। मे बी ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और